हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम विशी छतवानी है। मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट रहा हूं और अभी असिस्टेंट प्रोफेसर हूं गवर्नमेंट कॉलेज में। अगर आप JVVNL जूनियर अकाउंटेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जो एनर्जी डिपार्टमेंट भर्ती कराने वाला है 5 डिपार्टमेंट्स के लिए, या पंजाब कैडर PGT लेक्चरर की तैयारी करने वाले हैं, या कोई भी ऐसा एग्ज़ाम जिसमें कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आज का टॉपिक है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का ही एक हिस्सा कहलाता है वेरिएंस एनालिसिस। तो ये किसी भी नाम से हो सकता है। बेसिकली स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में होता क्या है, पहले मैं आपको 5-10 मिनट का ब्रीफ बताऊंगा और उसके बाद एज यूजुअल अपन MCQ करेंगे। देखिए, स्टैंडर्ड कॉस्ट मतलब वो कॉस्ट जो लगनी चाहिए, वो खर्चा जो आना चाहिए। सर किस पे? देखिए, 3 कंपोनेंट कॉस्टिंग में होते हैं, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड। तो हमारी किसी प्रोडक्ट को बनाने पे जो मटेरियल कॉस्ट लगनी चाहिए उसे हम कहते हैं स्टैंडर्ड कॉस्ट, और एक्चुअल में जो लगी, मे बी कम मे बी ज़्यादा, जो लगी उसे हम कहेंगे एक्चुअल कॉस्ट। उन दोनों का जो डिफरेंस है उसे हम कहेंगे वेरिएंस, और फिर हम उसका एनालिसिस करेंगे कि ये डिफरेंस आया तो क्यों आया। इन द सेम मैनर किसी प्रोडक्ट को बनाने में लगती है लेबर कॉस्ट, तो जो लगनी चाहिए उसे कहेंगे स्टैंडर्ड कॉस्ट। लगनी चाहिए भी है, ये हम कोई तुक्के पे नहीं लगाते, गैस वर्क नहीं करते, वही सारा अपन इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो जो लगनी चाहिए, मोशन स्टडी, फटीग स्टडी, टाइम स्टडी, ये सब करके जो लगनी चाहिए लेबर कॉस्ट, स्टैंडर्ड कॉस्ट, और जो वास्तव में लगी उसे हम कहेंगे एक्चुअल लेबर कॉस्ट, और फिर जो उसका डिफरेंस है वो कहलाएगा लेबर कॉस्ट वेरिएंस। और फिर फर्दर हम इसके रीज़न की एनालिसिस करेंगे, पोस्टमार्टम करेंगे पूरा कि ये क्या हुआ। इसी तरह से ओवरहेड में है, ओवरहेड कॉस्ट जो लगने चाहिए हमारे हिसाब से, और जो एक्चुअल में ओवरहेड लगे वो। तो ये सब स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में पढ़ा जाता है। एक और सेल्स वेरिएंसेस भी होते हैं, ठीक है, लेकिन वो रेवेन्यू पार्ट है। अगर हम कॉस्ट की बात करें तो मटेरियल, लेबर और ओवरहेड यहाँ पे कवर होते हैं, ठीक है। तो अब बेसिकली इस चैप्टर में होगा क्या या होता क्या है, सबसे पहले आप किसी भी चीज़ के लिए स्टैंडर्ड सेट करते हो, क्या होना चाहिए ये तय करते हो। फिर जो एक्चुअल में आपका खर्चा हुआ वो लिखते हो। उसके बाद आप इन दोनों को कंपेयर करते हो कि खर्चा ज़्यादा लग गया या कम लगा, जो भी रहा कंपेयर करते हो। उसके बाद आप उसके रीजंस को डिटरमिन करते हो कि भाई मान लो मटेरियल कॉस्ट ज़्यादा लगी तो क्यों लगी, क्या क्या रेट महंगा मिला इसलिए कॉस्ट ज़्यादा आई, या हमने माल ज़्यादा लगा दिया, प्रोडक्शन में जितना लगना चाहिए था उससे ज़्यादा लगा दिया, व्हाट वाज द रीज़न। और इसके बाद अब ये जो वेरिएंस क्रिएट हो गए हैं इनको डिस्पोज कैसे करें, वो भी एक पार्ट होता है कि अकाउंटिंग में अगर इनको लिख दिया है तो जो वेरिएंस क्रिएट हो गया है उसकी अकाउंटिंग कैसे करें। तो ये सब इस टॉपिक में पढ़ा जाता है। पहले 5-7 मिनट चैप्टर ऑब्वियस सी बात है इंट्रो ही चलता रहेगा, और उसके बाद हम बात करेंगे, ठीक है। तो आप सबसे पहले समझिए कि हम मटेरियल की कॉस्ट फॉर एग्जांपल आनी चाहिए थी से 60,000 रुपया, और आ गई मान लीजिए 70,000 रुपया। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट, एक्चुअल कॉस्ट कि सर ये अच्छा है कि बुरा है? बुरा है, आपकी कॉस्ट ज़्यादा लग गई, तो इस डिफरेंस को कहेंगे मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। मेजर तौर पे जो कॉस्ट होती है वो दो तरह से बनती, दो चीज़ों का मल्टीप्लिकेशन होती है। मतलब जो क्वांटिटी हम इस्तेमाल करते हैं और जिस रेट पे हम मटेरियल को लाते हैं, मतलब कभी भी आप किसी भी चीज़ की कॉस्ट निकालोगे तो कैसे आएगा, कॉस्ट आता है क्वांटिटी मल्टीप्लाई प्राइस। जैसे आप घर में फ्रूट लाते हो तो फ्रूट की कॉस्ट कितनी होगी, कोई भी चीज़ लाते हो आप, तो आप कितना किलो लाए और वो आपको क्या भाव मिला, इससे आपकी उस प्रोडक्ट की कॉस्ट तय होगी। तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस के लिए या तो प्राइस वेरिएंस जिम्मेदार होता है, और या यूसेज वेरिएंस जिम्मेदार होता है, उसे आप क्वांटिटी वेरिएंस भी कह सकते हो। तो इसमें मटेरियल कॉमन वर्ड है, वेरिएंस कॉमन वर्ड है। मेन वर्ड पे ध्यान देना, या तो प्राइस जिम्मेदार होता है या यूसेज वेरिएंस होता है। अगर मैं इतनी सी बात करूं तो मैं 3 फॉर्मूले आपको समझा चुका हूं कि सर कैसे। देखो मैंने फॉर्मूला लिखा, MCV बराबर MPV प्लस MUV। और अगर इस फॉर्मूले में 3 आइटम इन्वॉल्व हैं तो इनको आगे पीछे करके मैं आपसे पूछूं बताओ MPV कैसे निकालेंगे, तो आप अपने MCV में से MUV लेस कर देंगे
तो इस तरह से आएगा। तो मतलब चैप्टर शुरू हो चुका है, ठीक है। अब इसके बाद आगे बात करें। देखिए, अब ये है कि यूसेज वेरिएंस। भाई आपने ज़्यादा सामान यूज़ किया, थोड़ी देर में ज़्यादा का एग्जांपल लेके चलता हूँ कि आपको ज़्यादा माल लगाना पड़ा। अगर ऐसा है तो या तो मिक्स वेरिएंस में प्रॉब्लम हुई होगी, भाई जिस तरह से आपको मिक्सिंग करनी थी और जिस तरह से आपने मिक्स किया। आगे एक एग्जांपल मैं पूरा बताऊंगा, पर अभी एक बात से समझिए कि अगर आप मान लीजिए भाई बड़े लेवल पे चाय प्रोडक्शन करते हैं, चाय बना के बेचते हैं, और आपको मान लीजिए 70 लीटर 30 लीटर का कॉम्बिनेशन लेना था कि इतना लीटर आपको दूध लेना था और इतना लीटर पानी लेना था। लेकिन अगर आपने मान लीजिए किसी वजह से बदमाशी करी या जो भी सोचा, 50 लीटर दूध और 50 लीटर पानी मिला दिया, तो आपने मिक्सिंग में हेर फेर कर दिया। अब इस मिक्सिंग के हेर फेर से शायद आपको यहाँ लगेगा सर बचा लिया, डेफिनेट आपने शायद पैसा बचा लिया होगा, दूध कम मिला के पानी ज़्यादा मिला के। लेकिन इस वजह से कभी कभी जो आउटपुट होता है उस आउटपुट पे इम्पैक्ट आता है, फिर आउटपुट उतना नहीं होता जितना होना चाहिए। तो जो आउटपुट होना चाहिए उसे यील्ड वेरिएंस कहते हैं। तो देखिए, मटेरियल यूसेज वेरिएंस को फर्दर दो हिस्सों में डिवाइड किया, यानी फिर एक फॉर्मूला बन गया, मटेरियल यूसेज वेरिएंस इक्वल टू मटेरियल मिक्स वेरिएंस प्लस मटेरियल यील्ड वेरिएंस। और फिर इसको तोड़ोगे फोड़ोगे तो और बन जाएंगे। तो अभी तक अपने, और इस तरह से होता जाएगा। ये केवल अपन ने अभी मटेरियल की बात की है, ठीक है। तो अब देखते हैं आएगा, ये आ गया फाइनली। हाँ, तो भाई मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस कि सर हम मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस कैसे निकालेंगे, तो प्रैक्टिकल क्वेश्चनों में आगे आएगा। अभी बताऊंगा तो सारा यहीं आप बोर ना हो जाओ, पर फिर भी ठीक है। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस बेसिकली क्या होता है, मैं एक फॉर्मूले से बताने की कोशिश करता हूँ। आपने जो कॉस्ट सोची और जो कॉस्ट आपकी लगी उसका गैप होता है, यानी मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इज अ गैप बिटवीन स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट, है ना, उसका गैप, स्टैंडर्ड कॉस्ट एंड एक्चुअल कॉस्ट। अब स्टैंडर्ड कॉस्ट कैसे बनती है, एस क्यू को एस पी से मल्टीप्लाई करो और ए सी यानी एक्चुअल कॉस्ट के लिए ए क्यू को ए पी से मल्टीप्लाई करो। कि सर ये क्या होता है, जो माल लगना चाहिए था जिस रेट पे मिलना चाहिए था, एस क्यू इंटू एस पी, और जितना माल लगाना पड़ा इंटू जिस रेट पे वो माल मिला, इससे बनेगी आपकी एक्चुअल कॉस्ट। फिर जैसे मैंने कहा कि मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का एक रीज़न हो सकता है मटेरियल प्राइस वेरिएंस। अब आप गौर करो, बहुत ध्यान से सुनो, मटेरियल प्राइस वेरिएंस, तो वी आर टॉकिंग अबाउट प्राइस वेरिएंस। तो प्राइस तो आप एक तरफ ले लो स्टैंडर्ड प्राइस, एक तरफ ले लो एक्चुअल प्राइस, कि क्या प्राइस सोचा था कि हम कच्चा माल लाएंगे, रॉ मटेरियल लाएंगे, तो क्या प्राइस सोच के गए थे। और ठाकुर बोल रहे हो गब्बर क्या सोच के आए थे, गब्बर खुश होगा, शाबाशी देगा। तो वही, तो आप क्या प्राइस सोच के गए थे और क्या प्राइस आपको फेस करना पड़ा, मल्टीप्लाई कितना किलो लेके आए, एक्चुअल क्वांटिटी, ठीक है। अभी इसको मुझे कॉम्प्लिकेट करके लिखना हो तो मैं यूं भी लिख सकता हूँ, एस पी मल्टीप्लाई ए क्यू माइनस ए पी मल्टीप्लाई ए क्यू। कि सर क्या बोल रहे हो, मतलब अगर मैं ए क्यू को दोनों से इंडिविजुअल मल्टीप्लाई करा दूँ ना, पहले एस पी को ए क्यू से और फिर माइनस के बाद ए पी को ए क्यू से, तो वो भी फॉर्मूला हो सकता है, पर ये सबसे आसान फॉर्मूला है समझने समझाने का। अच्छा, इसके बाद मटीरियल यूसेज वेरिएंस। यूज हम किसको करते हैं, क्वांटिटी को। अगर ये आपको दिमाग में आ गया कि हम क्वांटिटी वेरिएंस की बात करें, तो क्वांटिटी वेरिएंस मतलब क्वांटिटी क्या सोची थी क्या लगी, तो एस क्यू क्या सोची थी और ए क्यू कितनी लग गई, मल्टीप्लाई कर दो इस एस पी से। तो अगेन इसको मैं कॉम्प्लिकेट करूं तो एस क्यू मल्टीप्लाई एस पी माइनस ए क्यू मल्टीप्लाई एस पी कर सकता हूं। मैं आपसे चाहूँगा कि आप पहले, सबसे पहले मटेरियल वेरिएंस के फॉर्मूले अच्छे से याद कर लो। अगर आपने ऐसा कर लिया तो लेबर वेरिएंस सॉल्व करना आपके लिए आसान हो जाएगा। उसमें केवल एक खेल है, देखो मटेरियल में तो क्या होता है, अपन क्वांटिटी यूज़ करते हैं और लेबर से हम कई घंटे काम करवाते हैं, तो कितने घंटे में काम होना चाहिए था और कितने घंटे में काम हुआ, तो एस क्यू आगे जाके इन्हीं फॉर्मूलों में बन जाएगा एस एच, यानी आपको अलग से फॉर्मूले याद नहीं करने पड़ेंगे। जहां आपने एस क्यू रखा है जस्ट क्यू को रिप्लेस कर दो एच से, तो एस एच हो जाएगा। इसी तरह एक्चुअल क्वांटिटी, तो मटेरियल की तो क्वांटिटी होती है, वो फिजिकल है, चीज़ दिखाई देती है। लेबर से हम कई घंटे काम करवाते हैं, तो ए क्यू की जगह हो जाएगा ए एच। तो आपका फॉर्मूला बनता चला जाएगा एस क्यू की जगह एस एच, और जहां मटेरियल के लिए हम प्राइस पे करते हैं, लेबर की एक रेट होती है। आप चाहो तो एस पी भी यूज़ कर सकते हो, पर चलो
बेटर है कि आप रेट वर्ड यूज़ करें, ताकि इससे फिर आपको आगे फॉर्मूलों के नाम समझने में भी आसानी होगी। तो मैंने 3 आपको बातें कही, या इनफैक्ट 2 ही थी। क्यू की जगह एच यूज़ करना है और पी की जगह आर वर्ड यूज़ करना है, तो आपके फॉर्मूले बनते चले जाएंगे। फॉर्मूलों में नाम चेंज हो जाएंगे, जैसे मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस बन जाएगा लेबर कॉस्ट वेरिएंस, मटेरियल प्राइस वेरिएंस का नाम हो जाएगा लेबर रेट वेरिएंस, और मटेरियल यूज़ करते हैं और लेबर की एफिशिएंसी होती है, तो मटेरियल यूज वेरिएंस का जो फॉर्मूला है दैट विल बिकम लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। और मैंने जैसे कहा कि अगर आपको मटेरियल के फॉर्मूले अच्छे समझ आ गए तो लेबर के फॉर्मूलों में आसानी होगी। इन द सेम मैनर अगर आपको लेबर के फॉर्मूले समझ में आ गए तो लेबर के जैसे लगभग सेम के सेम फॉर्मूले ओवरहेड के होते हैं। तो चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हैं, तो सीक्वेंस में पढ़ना, सीक्वेंस ब्रेक नहीं करना। अब आपके किसी भी तरह का क्वेश्चन आ सकता है, ये अगेन बस 2 मिनट सुन लीजिए। हमने जो लेबर सोच के गए थे कि जैसे हम मान लीजिए फर्नीचर बनवाते हैं, और मान लीजिए हमने चेयर्स बनाने के लिए स्टाफ को बोला, जो कारपेंटर्स हमारे पास होते हैं, हमने सोचा था 1 लाख रुपए की लेबर लगेगी, पर मान लीजिए कि 1,10,000 रुपये लग गए। तो हम इस बात की चिंता करते हैं, मटेरियल कॉस्टिंग में पूरे में कॉस्ट को कंट्रोल करने की कोशिश किया जाता है, जो एक चैप्टर आगे की तरफ जाता है कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन। तो कॉस्ट रिडक्शन में तो कॉस्ट में कमी लाने का प्रयास किया जाता है, कॉस्ट कंट्रोल में जो सोचा था वहां तक चीज़ें कोशिश की जाती है कि जो सोचा है वैसा हो जाए। तो अगर अंतर है तो क्यों है, क्या स्टैंडर्ड्स में प्रॉब्लम है या रियलिटी में प्रॉब्लम है, और प्रॉब्लम है तो कंट्रोलेबल है कि अनकंट्रोलेबल है, हुई है तो इस बार हुई है, आगे भी होगी। ये सारी चीज़ें जुड़ी हुई है। जो कॉस्ट में जीत गया वो गेम जीत जाता है, क्योंकि कॉस्ट आपके हाथ की बात होती है। मतलब हाथ की बात से इन द सेंस कॉस्ट को कंट्रोल करना अपने हद में होता है अगर हम ढंग से चीज़ों को चलाएं तो। खैर, तो मैं बताया था जो कॉस्ट सोची वो स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट, और जो एक्चुअली लगी वो है एक्चुअल लेबर कॉस्ट। उन दोनों का जो अंतर है वो है वेरिएंस। चूंकि 10,000 फालतू लग गए तो ये है एडवर्स। कैसा एडवर्स आएगा अभी टॉपिक में, प्रतिकूल। प्रतिकूल। और लेबर कॉस्ट से डिफरेंस आया तो क्यों आया, या तो लेबर महंगा मिला होगा या लेबर ने ढंग से काम नहीं किया होगा। अगर मैं कहूँ कि 10,000 का क्या रीज़न हो सकता है, तो एक प्रोबेबल रीज़न है या तो आपको लेबर महंगा मिला, या वो जो मिला वो एफिशिएंट नहीं था। तो ये फॉर्मूला आगे जाके 2 हिस्सों में जाएगा, लेबर कॉस्ट वेरिएंस फर्दर डिवाइडेड, इसका अगर या यहाँ पे कभी कभी लिख देते हैं दिस इज ड्यू टू, कि भाई ये हुआ क्यों, या तो रेट वेरिएंस की वजह से या हुआ एफिशिएंसी वेरिएंस की तरफ से। एक बार बात भी होती है, जैसे आप मान लो लेबर महंगा पकड़ के ले आए, तो वो उसकी एफिशिएंसी हो सकता है अच्छी हो, लेकिन उसने महंगा आपको चार्ज किया, तो आपको यानी ऐसा भी हो सकता है कि ये आपका 12,000 नेगेटिव जाए और ये आपका 2,000 पॉजिटिव जाए, क्योंकि इन दोनों का ये तो मान लीजिए नतीजा है कि 10,000 नेगेटिव गए आप, लेकिन रेट के मामले में आपने मात खाया 12,000 का, और एफिशिएंसी के मामले में ही वाज एफिशिएंट, तो 2,000 का फायदा हुआ। तो ये इस तरह से फॉर्मूले बनते हैं, यानी चीज़ें प्लस माइनस में होती है। ऐसा नहीं है ये दोनों माइनस में होंगे, 6 माइनस ही आएगा, 4 माइनस ही आएगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। और लेबर की एफिशिएंसी को और डिकोड करने के लिए आगे इट मे बी लेबर मिक्स वेरिएंस ऑल्सो नोन एज गैंग वेरिएंस, आइडल टाइम वेरिएंस और लेबर यील्ड वेरिएंस, कि भाई एफिशिएंसी को किसने प्रभावित किया, क्या हमने लेबर की मिक्सिंग में हेरफेर किया इसलिए गड़बड़ हुई, या टाइम खराब हो गया, इन द सेंस लेबर फैक्ट्री में आया और उसने काम ही वो काम करना चाहता था लेकिन पावर कट हो गया, या माल ही नहीं था कैसे काम करता, तो क्या टाइम आइडल टाइम वेस्ट हुआ। आइडल टाइम मतलब वेस्ट टाइम, आइडल मतलब कार्यहीन समय जब काम नहीं होता, तो वो प्रॉब्लम थी, या उनकी कहें प्रोडक्टिविटी में प्रॉब्लम है, लेबर यील्ड वेरिएंस है। तो मतलब प्रॉब्लम ये सब मिलके आपकी लेबर की एफिशिएंसी को बनाएगी। देखा जाए तो मैं जो आपको 25 MCQ इस वीडियो में देने वाला हूँ, बाकी 25 MCQ ऐप के अंदर स्टूडेंट्स को मिलेंगे, PDF पूरी ऐप के अंदर ही मिलेगी। तो इन 25 MCQs में मैं जो बोलने वाला हूँ ना, वो मैंने अभी उसकी समरी बता दी, और अब अपन ये और फॉर्मूले हैं आगे, ये लेबर के हैं, ठीक है, थोड़ा थोड़ा चेंज हुआ है, और ये फिर ओवरहेड वेरिएंसेस है, और ये फिर वेरिएबल ओवरहेड के फॉर्मूले हैं, एंड देन फिर आपके ये फिक्स्ड ओवरहेड के सारे फॉर्मूले आ गए हैं, ठीक है। अब आते हैं चैप्टर पे,
यू नेवर नो कि क्या आएगा। जो कई बार स्टूडेंट पूछते हैं सर कैसा क्वेश्चन पूछेगा, अरे जब चैप्टर का ही अंदाज़ा नहीं लगा सकता कोई, कंपटीशन एग्जाम में जो सिलेबस में दे दिया, जो लिखा हुआ है वो गीता है, कुछ भी दे सकता है। तो ये सिली क्वेश्चन नहीं पूछने चाहिए कि सर कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है। ये कोई तुम्हारा 11th-12th का पढ़ाई या ग्रेजुएशन का पढ़ाई नहीं है जहाँ पे टीचर सजेस्ट कर देगा और एक फिक्स पैटर्न से, जो मोनोटोनस पैटर्न है उससे क्वेश्चन आते हैं। अब तो वहाँ पे भी क्रिएटिविटी होने लग गई, बट ठीक है, कॉलेज लेवल पे फिर भी एक तरह से चीज़ें चलती हैं। कंपटीशन एग्जाम में तो जो सिलेबस में दे दिया कहीं से उठा के दे देगा, थ्योरेटिकल दे देगा, प्रैक्टिकल क्वेश्चन दे दे, सिंपल बेसिक क्वेश्चन पूछ ले, एवरेज पूछ ले, एडवांस पूछ ले, यू नेवर नो। हाँ ये होता है कि वो पूरे पेपर को हॉलिस्टिक या कॉम्प्रीहेंसिव रखने की कोशिश करते हैं। सारे थ्योरी नहीं होंगे, कुछ प्रैक्टिकल भी होंगे, तो सारे सिंपल नहीं होंगे, कुछ टफ भी होंगे, एंड वाइस वर्सा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो हम, लेकिन फिर भी हर चैप्टर की एक अप्रोच होती है, हर चैप्टर का एक टेस्ट होता है। वो समझने के लिए मैं आपको सबसे पहले कहता हूँ कि आप चैप्टर के MCQ वीडियोस देख लो। होने तो चाहिए कि पहले थ्योरी वीडियो देख लो, पर थ्योरी तो आप पढ़ के आए हो ना। जैसे एग्जाम के लिए आप जा रहे हैं, या तो ग्रेजुएशन आप लोग कर चुके हैं या PG कर चुके हैं, तो वो चैप्टर तुमने पढ़े हुए हैं, से भूल से गए हो, जरूरत नहीं पड़ी, या घास काट के कॉलेजिंग की होगी। जिन्होंने ढंग से कॉलेज की है उनको दिक्कत आती ही नहीं है कंपटीशन एग्जाम में। जिन्होंने 3 साल 5 साल मजे किए हैं, फिर वो यहाँ परेशान होते हैं। तो फिर भी मैं मानता हूँ कि थोड़ा बहुत उन्होंने पढ़ रखा है, तो सीधा ही मैं उनको यहाँ से लाने की कोशिश करता हूँ कि एक बार रिफ्रेश करके, नई MCQ वीडियो से पार पड़ रहा तो फिर थ्योरी वीडियोस देखो। निर्दिष्ट MCQ वीडियो से एक आइडिया भी लगता है, कि किस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कैसे लैंग्वेज घुमाएगा, कैसे प्रश्न समझा जाता है, तो एग्जाम अप्रोच मिलती है। निर्दिष्ट कार्य परिस्थितियों के तहत लागत कितनी होनी चाहिए, इसकी एक पूर्व निर्धारित गणना को कहा जाता है। हिंदी देखो कितनी टफ है। अ प्री डिटरमिन्ड कैलकुलेशन ऑफ हाउ मच कॉस्ट शुड बी अंडर स्पेसिफाइड वर्किंग कंडीशन। मतलब एक खास तरह की वर्किंग कंडीशन में, एक खास तरह के माहौल में आपकी कॉस्ट कितनी आएगी, इसे जैसे जब भी हम पहले से ही डिसाइड कर लेंगे तो उसे कहेंगे स्टैंडर्ड कॉस्ट। अब जैसे ये टॉपिक आप पढ़ के गए ना, तो आप फट से आंसर लगा दोगे। अगर ये टॉपिक हम नहीं पढ़ के गए ना, तो सर हम तो एस्टीमेट लगा रहे हैं ना, तो या फिर इसको एस्टीमेट कॉस्ट करनी चाहिए। ये दोनों आसपास की ही चीज़ें हैं। एस्टीमेटेड कॉस्ट में भी पहले से ही कॉस्ट खर्च होने से पहले ही अंदाज़ा लगा लिया जाता है, पर स्टैंडर्ड कॉस्ट जो है थोड़ी सी साइंटिफिक कैलकुलेशन है। इट्स नॉट लाइक तुक्का। स्टैंडर्ड कॉस्ट में हम कितना माल बनाने वाले हैं, क्या रेट बाजार में अवेलेबल है, उस पर्टिकुलर मोमेंट पे क्या चल रहा है, वो सारी बातों को देख के बहुत ही साइंटिफिक या एक्सपर्ट्स की मदद से कॉस्ट डिसाइड की जाती है। तो वो स्टैंडर्ड कॉस्ट होती है, और ये स्टैंडर्ड कॉस्ट की ऑलमोस्ट ICMA की डेफिनेशन है। ठीक है, और ऑप्शन मैंने पढ़े नहीं, अभी कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि सबका मतलब होता है बजटेड कॉस्ट, जो हम बजट कॉस्ट सोच के चलते हैं वो बजटेड कॉस्ट होती है। एक एक्स्ट्रा आउटपुट क्रिएट करने पे, एक प्रोडक्ट एक्स्ट्रा बनाने पे जो लागत लगती है उसे मार्जिनल कॉस्ट कहते हैं। तो ये सारे हमने अलग अलग टॉपिक में बातें सुन रखी है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन सिंपल, वास्तविक लागत और मानक लागत। अब देखो इसमें बार बार शब्द आएगा मानक लागत या प्रमाप लागत, ये दोनों एक ही शब्द है। स्टैंडर्ड कॉस्ट इंग्लिश के लिए एक ही वर्ड है। तो एक्चुअल कॉस्ट और स्टैंडर्ड कॉस्ट के बीच के अंतर को क्या कहा जाता है? वेरिएंस, विचरण। जब हम विचलित हो जाते हैं ना, जब जो हमारा कोई एक रोड है जिस पे हमें चलना है लेकिन हम इधर उधर हो जाते हैं, डिविएट हो जाते हैं, तो वो कहलाता है वेरिएशन। तो वेरिएंस, तो इस टॉपिक में हम जो करते हैं वो है वेरिएंस एनालिसिस, कि जो हमने सोचा से मतलब साइंटिफिकली सोचा था, और जो एक्चुअल में हुआ उसमें जो गैप है, डिफरेंस है, दैट इज उसका जब हम एनालिसिस करते हैं, ऐसा क्यों हुआ, अब क्या करें, आगे के लिए क्या करें, तो वहां से एक वर्ड बनता है वेरिएंस एनालिसिस। ठीक है, चलो आसान से क्वेश्चन आसान होता है, बाकी टफ भी आएंगे, ऑब्वियस सी बात है। अच्छा, एक अनुकूल विचरण, मतलब अब जो हमने सोचा था और जो हुआ है वो कभी कभी हमारे लिए फेवर करता है और कभी कभी हमारे लिए नुकसानदेह होता है। तो सोचो, जैसे मैंने सोचा कि 2 लाख रुपए माल पे लग जाएंगे, लेकिन मान लीजिए कि 1.5 लाख में काम हो गया। अब मज़ा आ गया, 50,000 का फ़ायदा हो गया। तो ये फ़ायदे का F नहीं है, इसे हम कहते हैं फेवरेबल। लेकिन आप ये समझो कि फेवरेबल की स्थिति कब बनी? फेवरेबल की स्थिति तब बनी जब स्टैंडर्ड कॉस्ट ज़्यादा थी हमारी एक्चुअल कॉस्ट से।
या यूं घुमा के बोल दूं, जब एक्चुअल कॉस्ट कम थी स्टैंडर्ड कॉस्ट से, तो वो तो कैसे भी घुमा सकता है भाई, वो सिंबॉलिकली दे दे, शब्दों में दे दे, तो आपको चीज़ सुननी ही पड़ेगी। कई बार बच्चा बस क्या सुनना नहीं मांगता। कई बार मेरे को बच्चा मैसेज करता है, सर मेरे को एक सीट तो लेनी ही है। ठीक है, तो मेरी जेब में पड़ी है सीट के, दिल ला के दे दूंगा। ये जोशीली बातें नहीं होती है। जोशीली बातें, जोश अंदर मन में होना चाहिए, लेकिन हर चीज़ का प्रोसेस होता है कि मेरे को एक सीट लेनी है सर, एक सीट तो लूंगा। हाँ तो लूंगा तो उसके लिए करेगा क्या ये तो बता। वहां पे ग्रिलिंग होती है, वहां पे आपको एक रास्ता पाथ फॉलो करना पड़ता है, लंबे समय तक करना पड़ता है, रोज करना पड़ता है, सारी दुनियादारी छोड़ के करना पड़ता है। वहां अच्छे खासे की हवा टाइट हो जाती है, सीधी बात ये है। ठीक है, तो प्रॉब्लम ये है कि उसके लिए कुछ करना पड़ेगा। आपको कुछ भी बदलना है अपनी लाइफ में, कहीं पे भी कुछ करना है, उसके लिए आपको सुई हिलानी पड़ेगी, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। खाली ऐसे लफाजी कह देने से थोड़ा ना हो जाता है। वो जोश की बातें बड़ी ठीक है, लेकिन वो जोश अंदर से आपके अंदर आग जलाए तो मतलब है। ठीक है, केवल कह देने से कुछ नहीं होता। अनुकूल विचरण, अनुकूल विचरण का मतलब मैंने बताया, चीज़ें आपके फेवर में कब होंगी, जब आपने जो कॉस्ट सोची है वो ज़्यादा हो, तो स्टैंडर्ड कॉस्ट ज़्यादा हो, और जो आपकी एक्चुअल कॉस्ट हो वो एक्चुअल कॉस्ट आपकी क्या हो, कम हो। तो मानक लागत ज़्यादा हो वास्तविक लागत से, तो जो वेरिएंस आएगा वो आपको सूट करेगा। आप खुशी खुशी लोगों को बताओगे, मैं तो सोचा था यार 2 लाख खर्चा हो जाएगा, 1.5 लाख में काम हो गया, तो बढ़िया है। तो तू खुशी खुशी बताएगा, फेवरेबल। ठीक है, तो इसका आंसर ए रहेगा। नेक्स्ट, अनुकूल परिस्थितियों के तहत प्राप्त किया जा सकने वाला मानक है। अब जो हम स्टैंडर्ड वर्ड बोल रहे हैं ना कि हम स्टैंडर्ड सेट कर देंगे, तो कई बार लोग बोलते हैं हमने तो हमें कॉलेज का स्टैंडर्ड सेट कर रखा है। स्टैंडर्ड सेट कर रखा है का मतलब है ऐसा होना चाहिए, लेकिन हकीकत पूछो तो स्टैंडर्ड्स भी कई तरह के होते हैं। क्या आपने थियोरेटिकली या बहुत ही आइडियलिस्टिक स्टैंडर्ड सोच रखे हैं, या आपने जो एक्सपेक्टेड स्टैंडर्ड्स हैं वो सोच रखे हैं, नॉर्मल स्टैंडर्ड सोच रखे हैं, कैसे स्टैंडर्ड सोच रखे। तो अभी टाइप ऑफ स्टैंडर्ड्स भी आएंगे आगे। तो जब हम ये सोच के चलते हैं सब कुछ अच्छा अच्छा होगा, सब कुछ अच्छा अच्छा होगा, मतलब जिस सप्लायर से हमारी बात चल रही है वो धोखा नहीं देगा, जिस रेट पे उसने प्रॉमिस किया है वो रेट पे देगा। एक एग्जांपल बता रहा हूँ, वो हमें सस्ती से सस्ती रेट देगा, लेबर में सारे लेबर ईमानदारी से मेहनत से जी जान से काम करेंगे, मशीनें प्लांट वगैरह कुछ ख़राब नहीं होगा, लाइट वाइट जाएगी नहीं, हड़ताल हड़ताल कुछ होगी ही नहीं, तो सब कुछ गुड़ी गुड़ी गुड़ी, सब कुछ बढ़िया 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 होगा। ऐसा सोच के फिर आपने सोचा कि भाई साहब इस साल तो अपने वर्कशॉप में 20,000 चेयर अपन बना देंगे। मान लीजिए मैंने एक एग्जाम्पल लिया जहाँ मैं फर्नीचर मैन्युफैक्चरर हूँ, तो भाई हमने सब कुछ माल में कहीं कोई रुकावट नहीं होगी, और सारी मैंने जो भी बातें बोली, तो 20,000 चेयर्स हम बना देंगे, और ये सारे की कॉस्ट से फॉर एग्जांपल 60 लाख रुपया, 60 लाख रुपए में काम हो जाएगा। तो ये जो आपने स्टैंडर्ड सोचे हैं ये बहुत ही आइडियलिस्टिक और बहुत ही थ्योरेटिकल स्टैंडर्ड्स होते हैं, जिसमें आपके पास समझो गलती होने की या गड़बड़ होने की गुंजाइश ही नहीं होती, आप सोचते ही नहीं है ना। ठीक है, कि सर रियल वर्ल्ड में ये होते हैं क्या, रियल वर्ल्ड में ये नहीं होते। अगर रियल वर्ल्ड में ऐसे स्टैंडर्ड सेट कर दिया जाए तो उल्टा आपके जो कार्मिक होंगे वो डिप्रेस हो जाएंगे, क्योंकि इतने हाई स्टैंडर्ड सेट कर दोगे, इतने हाई स्टैंडर्ड सेट कर देंगे तो वो अचीव ही नहीं हो पाएंगे, वो अपनी जीजान लगा देंगे, बर्नआउट हो जाएंगे, पर फिर भी वो हासिल नहीं होंगे। तो इसलिए बात यह है कि आइडियल स्टैंडर्ड्स इनको बोलते हैं कि अनुकूल परिस्थितियाँ, सब कुछ बढ़िया बढ़िया बढ़िया। जैसे आप कभी गौर करोगे, आप करना गौर, किसी गाड़ी का आता है ना कि ये गाड़ी 90 किलोमीटर पर प्रति लीटर का एवरेज देगी, माइलेज देगी 90 किलोमीटर प्रति लीटर, तो 90 किलोमीटर प्रति लीटर के ऊपर एक स्टार बना हुआ होता है, और स्टार के नीचे लिखा होता है इन आइडियल कंडीशंस। मान लो ऐसा है, तो इसका मतलब ये है कि वो ये मान के चल रहे हैं कि गाड़ी 90 का एवरेज निकालेगी अगर रोड मक्खन जैसी हो तो। अब आप ये देख लो कि आपकी गाड़ी क्या हमेशा मक्खन रोड पे चलेगी क्या, तो वो समझना होता है, बिटवीन द लाइंस आपको समझना होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अब इसी से मिलता जुलता ये स्टैंडर्ड्स के टाइप है, नॉर्मल स्टैंडर्ड, हिंदी में भी आएंगे हिस्टोरिकल स्टैंडर्ड्स, करंट स्टैंडर्ड्स। अब क्वेश्चन कहता है लागत नियंत्रण के दृष्टिकोण से सबसे उपयुक्त मानक कौन सा है। मतलब जब आप कॉस्ट कंट्रोल के लिए जा रहे हो तो आपको किस तरह के स्टैंडर्ड से कंपेयर करना चाहिए। भाई एक्चुअल तो एक्चुअल है, जो एक्चुअल में लगेगा वो तो सबको दिखेगा। आपको स्टैंडर्ड कॉस्ट
तय करते समय आपको नॉर्मल स्टैंडर्ड्स यूज़ करने चाहिए, थ्योरेटिकल स्टैंडर्ड्स यूज़ करने चाहिए, बेसिक स्टैंडर्ड्स यूज़ करने चाहिए, या एक्सपेक्टेड आपको रियल लाइफ एक्सपेक्टेंसी या कहें रियल लाइफ में जो हो सकता है कि भाई मटेरियल है तो हो सकता है ये सप्लायर दगा दे जाए, हो सकता है मटेरियल है तो कभी कभी बरसात में माल भीग जाए, हो सकता है कि रेट फ्लक्चुएट हो जाए, तो आपको रेट वेरिएंस, यूसेज वेरिएंस, लेबर है तो हो सकता है 2-3 लेबर हरामखोर निकल जाएं, काम ना करें, प्लांट है तो प्लांट में लाइट वाइट भी जा सकती है। तो उन सब बातों को गुंजाइश छोड़ते हुए भाई आप यूँ देखो कि अगर एक 20 ओवर का मैच है ना, क्रिकेट जो लोग देखते हैं उनको जल्दी समझ में आएगा, 20 ओवर का मैच है और एक ओवर में ऑब्वियस सी बात है 6 बॉल होती है, 120 बॉल फेंके जाते हैं, तो बनने को तो 720 रन बन सकते हैं। पर आपने देखा क्या कोई आज तक 2020 मैच? मैं तो 5-7-10 साल से देख रहा हूँ, मुझे तो कभी 720 रन नहीं सुनाई दिए। बनते कितने हैं सोचो? 200, 250, 150, 150 से 200 के बीच का स्कोर अच्छा माना जाता है। अब ये फिगर कहाँ से आ रहे हैं? ये रियल लाइफ है। होने को हो सकता है कि हर बॉल पे भाई साहब हम छक्का मारने पर ऐसा होता है क्या? बैट्समैन आउट भी होगा, बॉल मिस भी होगी, तो एक्सपेक्टेड स्टैंडर्ड्स, तो कॉस्ट कंट्रोल के लिए एक्सपेक्टेड स्टैंडर्ड्स काम आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ये और हिंदी में जो मैं बताया था, आदर्श प्रमाप क्या होते हैं, अपेक्षित प्रमाप क्या होते हैं। कॉस्ट कंट्रोल में अपेक्षित प्रमाप का काम आते हैं। ऐसे ही सामान्य प्रमाप क्या होते हैं, मौलिक प्रमाप जो लंबी अवधि के लिए होते हैं, ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा। सारा बताने का तो देखो नहीं बैठेगा समय। अब थोड़ा सा मैं आपको इसका प्रैक्टिकल टेस्ट देता हूँ, तो आपको एक बेसिक आइडिया ढंग से लग जाए। जो मैं कह रहा हूँ उनको मैं अब आंकड़े देता हूँ। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज गिवन टू यू फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोडक्ट ए। एक प्रोडक्ट ए है, वो एक किताब हो सकती है, कुर्सी हो सकती है, बोर्ड हो सकता है, कुछ भी। उसको बनाने के लिए आपने सोचा 100 किलो माल लगेगा। ये कहाँ से पता लगा? स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट। और मैंने ये भी सोचा कि 6 रुपए की रेट पे माल मिलेगा, यानी 100 किलो माल लगेगा, 6 रुपए की माल पे मिलेगा। एक तरह से 600 रुपये हो गई स्टैंडर्ड कॉस्ट, यानी क्वांटिटी को प्राइस से मल्टीप्लाई करके स्टैंडर्ड कॉस्ट। जबकि एक्चुअल में हमें 105 किलो माल लगाना पड़ा, 100 की जगह 105 किलो माल लग गया, तब जाके वो चीज़ बनी। और बाज़ार में वो चीज़ हमें 8 रुपये मिली। हम तो 6 सोच के गए थे, पर आपके सोचने से थोड़ा ना होता है। 105 इंटू 8 एक तरह से आपके 840 रुपये लग गए। तो आपकी स्टैंडर्ड कॉस्ट कम है, एक्चुअल कॉस्ट ज़्यादा लग गई। तो ये मन में खुशी हो रही है, दुख हो रहा है, तो आपको थोड़ा दुख होगा कि यार जो कॉस्ट अपन ने सोची थी उतने में तो काम ही नहीं हुआ यार, फालतू लग गए 240 रुपये। तो 240 रुपये फालतू लग गए, तो ये कहलाएगा 240 रुपये एडवर्स। लेकिन गौर कीजिए कि एग्ज़ाम में आप, ये भी एक गलती होती है कि कई बार हम से पूछा कुछ जाता है और हम तो बस जो कैलकुलेट करने चले थे, जो घर से सोच के चले थे, वही कैलकुलेट करने लग जाते हैं। अरे भाई सामने वाला भी तो कुछ पूछेगा ना। तो सामने वाले ने पूछा हाउ मच इज मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, तो खैर अभी इसने यही पूछा है कि बताइए मटेरियल की कॉस्ट में कितना अंतर है, कितना विचरण है। तो 240 रुपये है। आगे अगर आप ए या एफ नहीं लिखते हो तो वो क्वेश्चन ऑटोमेटिक गलत हो जाता है। आपको ए और या एफ लिखना पड़ेगा कि ये हमारे फायदे की चीज़ है या एडवर्स, अनुकूल है कि प्रतिकूल है। तो ये 240 है, ये एडवर्स है। ठीक है, अब अपन इसको फॉर्मूले से करते हैं आराम से ना। देखो हम किसकी बात कर रहे हैं? मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। कॉस्ट किससे बनती है? क्वांटिटी से और प्राइस से। तो हमें करना है एस क्यू मल्टीप्लाई एस पी माइनस ए क्यू मल्टीप्लाई ए पी। कि सर इनके फुल फॉर्म तो बता दो। स्टैंडर्ड क्वांटिटी स्टैंडर्ड प्राइस, एक्चुअल क्वांटिटी एक्चुअल प्राइस। अब हमने 100 किलो लगाएंगे 600 रुपये खर्च करेंगे के मुकाबले 105 किलो लगाया और 8 रुपये के हिसाब से खर्च किए। कैलकुलेशन मैं पहले ही बता चुका, आपका 240 का नुकसान हो गया। अच्छा एक और बात बतानी चाहिए थी मुझे ये, हाँ, तो 600 रुपये, देखो 600 रुपये तो आए ये, और माइनस क्या है 840। तो यहाँ से आप निकालोगे तो माइनस का आया। तो इस टॉपिक में माइनस के फिगर को यूज़ ना करके ए और एफ यूज़ किया जाता है। ये 240 माइनस में होना, नेगेटिव होना, ऋणात्मक होना अच्छा बात नहीं है, तो 240 एडवर्स है। अब अगर इसको डिकोड करें कि ऐसा क्यों हुआ, भाई हमारे साथ 240 रुपये की चोट हुई तो क्यों हुई, तो आपको मटेरियल प्राइस वेरिएंस और मटेरियल यूसेज वेरिएंस निकालना पड़ेगा। अब गौर करो, प्राइस वेरिएंस, स्टैंडर्ड प्राइस क्या सोचा था,
क्या सोच के गए थे और एक्चुअल प्राइस क्या फेस करना पड़ा और तुम कितना किलो लेके आए, ये फॉर्मूला है। यानी हम स्टैंडर्ड प्राइस सोच के गए थे 6, एक्चुअल प्राइस हुआ 8, तो 2 रुपये गए हम माइनस में, 2 रुपये माइनस में गए और हमको 105 किलो लाना पड़ा। 2 किलो माइनस 105 किलो बाज़ार में ख़रीदना पड़ा, तो हम 210 रुपये माइनस में गए। माइनस की जगह पर लिखेंगे 210 एडवर्स। इसी तरह से क्या क्वांटिटी सोची थी और क्या क्वांटिटी लगानी पड़ी, और इसे अपन एसपी से देखेंगे। मल्टीप्लाई हमेशा एसपी से होता है। अच्छा, तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी क्या सोची थी 100, एक्चुअल क्वांटिटी क्या उठानी पड़ी 105, तो हमें 5 किलो ज़्यादा माल उठाना पड़ा। 5 किलो माल ज़्यादा उठाना पड़ा, इसलिए 6 रुपये के हिसाब से हमें 30 रुपये का नुकसान हुआ। तो हमने 240 को डिकोड कर दिया कि 240 में से 210 का तो प्राइस वेरिएंस है और 30 रुपये का आपका यूसेज वेरिएंस है ना। तो मेन जो चोट हुई है वो प्राइस की वजह से हुई है, फिर उसका और फर्दर एनालिसिस होता है ना। तो ये चीज़ है, ठीक है। आपको क्या लगता है, अपन तो देखो जो दर्शक हैं, मैं क्रिकेट बहुत देखता हूँ, तो अपन तो दर्शक हैं, अपन तो केवल मैच देखते हैं, लेकिन वो जो लोग कोचिंग स्टाफ है ना, अपने को कई बार लगता होता है यार बैठ के मज़े से मैच देखते हैं, वो बहुत एनालिसिस करते हैं, क्या सोचा था, क्या हुआ तो क्यों हुआ, आगे ऐसा नहीं हो, तो वो सब सोचते हैं। तो ये पहले भी मैं बता चुका, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, ये सारा तुम जानते हो, ये सारी कैलकुलेशन लिखी हुई है, बात समझ जाओगे। पीडीएफ देख लेना, ऐप पे अवेलेबल होगी। क्वेश्चन 7, द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज गिवन टू यू फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोडक्ट बी। अब हम बी प्रोडक्ट बनाने गए, हमने सोचा भाई 40 घंटे, ये क्वेश्चन टफ कर सकता है पर मुझे अभी तो केवल आपको बेस समझाना है, इसलिए आसान आसान क्वेश्चन रखें। 40 घंटे में काम हो जाएगा और हमें 50 रुपये प्रति घंटे के हिसाब से भुगतान करना होगा, तो 2000 रुपये हमारी लेबर कॉस्ट बैठेगी। ठीक है, 40 घंटे का काम है, 50 रुपये प्रति घंटे के हिसाब से पेमेंट करेंगे। वास्तव में काम 35 घंटे में हो गया। यहीं से एक वर्ड आता है एफिशिएंसी, मतलब आपको लगता है शायद अच्छा मजदूर मिल गया। मान लीजिए आपको एक टंकी खुदवानी है, गड्ढा खुदवाना है, आपको लगा 40 घंटे लग जाएंगे, वो 35 घंटे में खोद दिया उसने। लेकिन ये भी है कि उसने आपसे 60 रुपये पर घंटा चार्ज किया, आप तो 50 सोच के गए थे, तो आपका जो बिल बना वो बना भाई साहब 2100। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया है मैंने, ठीक है, 6 18 6 35, हाँ 2100। तो भाई नतीजा क्या हुआ, नतीजा हुआ 100 रुपये एडवर्स, लेबर कॉस्ट वेरिएंस 100 रुपये एडवर्स, ये हमने लगा दिया ये, और गलत हो गया, और घर पे आएंगे माथा पकड़ के रोएंगे, हैं ऐसा क्यों। ऐसा इसलिए कि तुमसे पूछा था हाउ मच इज लेबर रेट वेरिएंस, वो पूछे जो घर से आता है आपको, वो ज़रूरी नहीं है। ये जो मैंने 100 रुपये निकाला है ये है लेबर कॉस्ट वेरिएंस, और लेबर कॉस्ट वेरिएंस में आगे इसको डिवाइड करते हैं लेबर रेट वेरिएंस और लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। अब ये नाम याद नहीं आ रहा तो थोड़ा पीछे वापस वीडियो पे जाओ और वापस एक बार मैं सुन के आओ, ठीक है। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का नाम चेंज हो गया, लेबर कॉस्ट वेरिएंस हो गया, प्राइस वेरिएंस की जगह रेट वेरिएंस वर्ड है, और यूसेज वेरिएंस की जगह एफिशिएंसी वेरिएंस है। गौर करो शब्द पे क्या है, रेट वेरिएंस। रेट जो सोचा, पहले एस, पहले हम सोचते हैं, फिर हमारे साथ होता है ए बाद में होता है आफ्टर। ऐसा क्या बच्चों वाले रटा रहे हो एक्रोनिम्स, कैसे भाई तू समझ जा। स्टैंडर्ड रेट जो सोचा, एक्चुअल रेट जो हुआ, कितने घंटे के लिए पेमेंट किया। जैसे हमने सोचा था 50 रुपये में बंदा मिल जाएगा, 50 रुपये घंटे वाला बंदा मिल जाएगा, पर 60 रुपये में मिला, तो 10 रुपये का नुकसान हो गया, और हमें उससे 35 घंटे काम कराना पड़ा, 35 घंटे तक बिलिंग चली, तो 350 रुपये माइनस, माइनस नहीं लिखेंगे अपन, लिखेंगे 350 एडवर्स। ठीक है, यहाँ से यूं भी क्वेश्चन पूछ सकता है, अगर वो पूछे अगर किसी प्रश्न में दी हुई स्थिति में लेबर कॉस्ट वेरिएंस 100 रुपये एडवर्स है और लेबर रेट वेरिएंस 350 एडवर्स है, तो बताइए लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस कितना होगा। यानी आपको यहाँ माइनस का 100 रिजल्ट डालना है, यहाँ से आया है 350 माइनस का, तो यहाँ अभी मैं बता देता हूँ आपको 250 प्लस का आने वाला है। ये मुझे पता होना चाहिए क्योंकि इन दोनों का सामूहिक रिजल्ट ये है, ठीक है, दिस प्लस दिस इक्वल दिस होना चाहिए। तो लेबर एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे, एफिशिएंसी के लिए हमें आवर्स देखने पड़ेंगे, कितने आवर्स लग गए। तो व्हाट वाज एस एच माइनस ए एच इंटू एस आर। तो स्टैंडर्ड आवर्स दैट वी थॉट कि लगेंगे वो थे 40, और एक्चुअल आवर्स जो लग गए वो हैं 35।
तो 5 घंटे बचा लिए उसने। आप देखिए 5 घंटे उसने सेव कर लिए। और अगर स्टैंडर्ड रेट को भी पकड़ें तो 250 का फ़ायदा। तो मतलब आपको एफिशिएंसी वाइज 250 का फ़ायदा हुआ है, रेट वाइज आपको 350 का नुकसान है। इसलिए ओवरऑल तो आप 100 रुपये नुकसान में गए हो। तो लेबर कॉस्ट वेरिएंस को अपन ने फर्दर इस तरह से डिवाइड किया। ठीक है, तो बातों बातों में ये 350 एडवर्स, ये है आंसर। तो होश में रहना, क्या मांगा है वो ध्यान देना। ठीक है, ये लेबर कॉस्ट वेरिएंस किस वजह से होता है, रेट वेरिएंस और एफिशिएंसी वेरिएंस। एफिशिएंसी वेरिएंस फर्दर डिवाइडेड इन, वो ये पूछ लेगा इनमें से लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस का रीजन नहीं है, मिक्स वेरिएंस, आइडल टाइम वेरिएंस, यील्ड वेरिएंस, रेट वेरिएंस, तो ये आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों तो इसके सब कंपोनेंट हैं। बी रेडी फॉर एवरीथिंग, और इसके लिए करनी पड़ती है प्रैक्टिस, और जिसमें आती है बच्चे को बड़ी मौत, उसको बड़ा दुख होता है। उसको लगता है कि कोई उसको स्पून फीडिंग करा दे, चम्मच से पिला दे, तो ये कोई घुट्टी होती तो पिला देते, जिससे तू होशियार हो जाता है, एग्जाम में कर देता। ऐसा होता नहीं है। जो घिसेगा, जो तपेगा, वही निखरेगा। ठीक है, गोल्ड है, घिसाई होती है, डायमंड है, दबा रहता है बरसों तक, तब जाके डायमंड बनता है। जब किसी उत्पाद के निर्माण में एक से अधिक सामग्रियों का अलग अलग अनुपात में उपयोग किया जाता है, वापस सुनिएगा, अगर हम किसी प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं और हम एक से ज़्यादा मटेरियल का अलग अनुपात में उपयोग करें, अलग अनुपात मतलब जैसा तय हुआ था उससे अलग अनुपात में उपयोग कर रहे हैं, तो फिर कौन सा वेरिएंस क्रिएट होगा, वो होगा मिक्स वेरिएंस। ठीक है, और चूंकि सामग्री की बात चल रही है, लेबर में भी गड़बड़ हो सकती है, हम लेबर के मिक्स में भी बदमाशी कर सकते हैं। मटेरियल के मिक्स में गड़बड़ करोगे तो आपका मटेरियल मिक्स वेरिएंस क्रिएट होगा। तो इसका आंसर डी है, सामग्री मिश्रण विचरण। कि सर ये कैसे होगा, मैं जैसे एग्जांपल दिया, वापस से शुरू करता हूँ, आगे आएगा जैसे लिखा भाई, चलो टाइम नहीं लगेगा। हमारा ये है कि हम चाय बनाते हैं, बेचते हैं, और हमने सोचा था कि भाई 60 लीटर दूध और 40 लीटर पानी मिलाया करेंगे। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में हमने 50 लीटर दूध और 50 लीटर पानी मिला दिया। तो शायद पानी सस्ता है इसलिए पानी ज़्यादा मिला दिया और उतनी ही क्वांटिटी दूध की कम कर दी। तो ओवरऑल तो जो प्रोसेसिंग होगी, जो भगोने में चढ़ेगा, बड़ा सा आपका भगोना है, उसमें 100 लीटर माल चढ़ेगा। तो यहाँ पे आपने ये जो मटेरियल का जो कंपोजिशन था, जो रेशो था, उसको साथ छेड़छाड़ करके जो आपने क्रिएट कर लिया ना, वो है मटेरियल मिक्स वेरिएंस। और यूं भी आप समझ रहे होंगे कि अगर आपने सस्ती चीज़ ज़्यादा मिला दी और उसमें ये बात जुड़ी हुई है कि महंगी चीज़ कम मिला दी, तो ये आपके फेवर में होगा। लेकिन अब हो सकता है कि आपको मटेरियल यील्ड वेरिएंस नेगेटिव फेस करना पड़े, क्योंकि मान लीजिए कि इससे चाय बनती है, वैसे इससे मान लीजिए 80 लीटर चाय बननी चाहिए, और मान लीजिए इस कॉम्बिनेशन से 75 लीटर चाय बनी, मान लो, ऐसा होता ही नहीं होता, उस पर मत जाओ, पर मान लीजिए कि स्टैंडर्ड मिक्स से 80 लीटर बनना चाहिए था, लेकिन इस एक्चुअल बदमाशी से 75 लीटर बना, तो आपके साथ यहाँ 5 लीटर का कम आउटपुट हुआ, तो यील्ड वेरिएंस में आपके साथ धोखा हो गया। लेकिन फिर एक और बात है कि हो सकता है कि ये धोखा आपको 800 रुपये दुखता है और ये फ़ायदा आपको 1200 रुपये प्लस करता है, तो ओवरऑल आप 400 रुपये जीत में गए। लेकिन अभी भी बात ख़त्म नहीं होती, आगे जाके इस चीज़ का लॉन्ग टर्म में क्या इम्पैक्ट होगा आपके कस्टमर्स पे, वो भी चीज़ सोचने की है। तो चीज़ें बहुत सारी जुड़ी हुई हैं, कॉमर्स पूरा कलेक्ट हो रखा है, अपन उस पर नहीं जाते। अभी तो मेरे लिए इतना सा क्वेश्चन था कि अगर कोई बंदा विच ऑफ द फॉलोइंग वेरिएंस अराइजेज व्हेन मोर देन वन मटेरियल इज यूज, तो जब भी एक से ज़्यादा मटेरियल होगा और आप उसमें डिफरेंट रेशो लगाओगे तो मटेरियल मिक्स वेरिएंस क्रिएट होगा। इसी तरह से मान लीजिए कि हमें किसी काम को कराना है, उसमें 100 घंटे की लेबर की रिक्वायरमेंट है, तो हमने सोचा था 70 मेल आवर्स होंगे और 30 फीमेल आवर्स होंगी, ऐसा हमने सोचा। ठीक है, बाद में हमने पैसा बचाने के लिए 50 मेल आवर्स और 50 फीमेल आवर्स से काम करवाया। मान लीजिए कि ये रोज़ के 500 रुपये में मिलता है और ये रोज़ के 300 रुपये में मिल जाती हैं, ऐसा मान लीजिए। तो हमने सस्ते लेबर्स को ज़्यादा लगा दिया। तो जहाँ पे भी एक से ज़्यादा लेबर यूटिलाइज होती है और हम रेशो के साथ बदमाशी करते हैं, तो अगर लेबर में हुआ है तो फिर वो लेबर मिक्स वेरिएंस बनेगा। ठीक है, और मिक्स वेरिएंस जहाँ होता है वहाँ यील्ड वेरिएंस कैलकुलेट करना ही पड़ता है। ठीक है, तो ये मटेरियल मिक्स वेरिएंस है, क्या होता है वगैरह वगैरह। ठीक है, ये पूरी कहानी लिखी हुई है कि कैसे
दूध और पानी की बदमाशी करके आपने ओवरऑल 400 रुपये का फ़ायदा कर लिया, ये कहानी पढ़नी पड़ती है। अब एक और देखिए, उत्पाद ए की एक इकाई के निर्माण के लिए आवश्यक मानक सामग्री 5 किलोग्राम है। आराम से हिंदी इंग्लिश जिसमें कंफर्टेबल हो। आपको अगर 1 यूनिट बनानी है तो 5 किलो लगेगा, ऐसा सोचा। और सामग्री की मानक कीमत 3 रुपये किलो है, और वो जो चीज़ आप लगाओगे वो 3 रुपये किलो वाली चीज़ है। कॉस्ट अकाउंटेंट के रिकॉर्ड से पता चलता है कि प्रोडक्ट ए की 3500 इकाइयों के उत्पादन के लिए 64,000 रुपये लागत की 16,000 किलोग्राम सामग्री का उपयोग किया गया था। अब ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए आप हमेशा एक तरफ स्टैंडर्ड में क्या क्या गिवन है और एक्चुअल में क्या क्या हुआ वो, तो आपको क्या लिखना है, सबसे पहले यूनिट। मैं जल्दी बता रहा हूँ क्वेश्चन ताकि ज़्यादा टाइम लगे। हमने सोचा था कि हम 1 यूनिट बनाएंगे, और ये भी सोचा था, हमने ये भी सोचा था कि हमारे को 5 किलो क्वांटिटी काफ़ी होगी। और ये इसके आगे लिख देता हूँ, नीचे भी लिख सकता था, और ये चलो नीचे लिखते हैं। और हमने ये सोचा था कि ये माल हमें 3 रुपये किलो मिलेगा। ये सब हमने सोचा। वास्तव में जो कॉस्ट अकाउंटेंट हुआ, ये हमने मतलब 1 यूनिट के लिए स्टैंडर्ड सेट कर रखे हैं। महीना ख़त्म हुआ तो पता लगा कि 3500 यूनिट बनाए गए, 3500 यूनिट बनाए गए। और ये भी पता लगा कि 64,000 रुपये की कॉस्ट आई है और 16,000 केजी सामग्री यूज़ हुई है। तो पहले मैंने ये लिखा कि 16,000 किलोग्राम सामग्री यूज़ हुई है, और फिर मैंने यहाँ पर लिखा 4 कि सर ये कैसे पता? ऐसे पता कि हमने 64,000 रुपये खर्च किए हैं 16,000 किलोग्राम सामग्री के लिए, तो 4 रुपये आया। तो अब पिक्चर थोड़ी थोड़ी क्लियर होती है, नॉट पूरी, पर एक तो मुझे चीज़ ये समझ में आने लगे कि 3 रुपये किलो प्राइस में सोच के गया था, और 4 रुपये प्राइस मेरे को देनी पड़ी। और ये को मेरे को अभी चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि 1 यूनिट के लिए 5 किलो माल अलाउड है। तो 3500 यूनिट के लिए 3500 को 5 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, और तब जाके आएगा 17,500। किसा समझ नहीं आया? 1 यूनिट के लिए अगर 5 किलो अलाउड है तो 3500 यूनिट के लिए 17,500 किलोग्राम। जैसे मान लीजिए मुझे एक प्रोजेक्ट बनाना है तो 5 पेज लगते हैं, एक प्रोजेक्ट बनाना है तो 5 पेज लगते हैं। तो अगर 3500 प्रोजेक्ट बनाने हैं तो मेरे को 17,500 पेज लगने चाहिए थे, पर ये बात अलग है कि 16,000 में ही काम हो गया। तो क्वांटिटी वाइज मैं बचत हुई है, क्वांटिटी वाइज मैं फ़ायदे में गया हूँ। केवल ये भी पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा सत्य है असत्य है, तो प्राइस वेरिएंस आपका जाएगा प्रतिकूल, एडवर्स। क्वांटिटी वेरिएंस आपके जाएगा फ़ायदे में, क्योंकि कम माल लगा है, फिर है ना, इस तरह से। अब इसने क्या पूछा, मटीरियल प्राइस वेरिएंस। उसको अब कॉस्ट वेरिएंस नहीं चाहिए, केवल प्राइस वेरिएंस चाहिए। प्राइस वेरिएंस मतलब स्टैंडर्ड प्राइस और एक्चुअल प्राइस का डिफरेंस। लेकिन एसपी माइनस एपी से ही बात नहीं बनेगी। स्टैंडर्ड प्राइस हमने 3 सोचा, एक्चुअल में प्राइस 4 लगा, 1 रुपया माइनस में गए। ऐसा हमने कितना किलो माल खरीदा, तो ऐसा हमने 16,000 किलो माल खरीदा। तो आपका नतीजा 16,000 माइनस आएगा, यानी 16,000 एडवर्स लिखेंगे। ठीक है, तो 16,000 एडवर्स, ये इसका आंसर ए ही हो गया। बाकी ये पूछने को कुछ भी पूछ सकता था, ही में आस्क, वो आपसे पूछ सकता था बताओ यूसेज वेरिएंस क्या है, हो सकता है वो कॉस्ट वेरिएंस पूछ लेता। अब हर क्वेश्चन में तो इतना बताने का बैठेगा नहीं, आप समझ गए बात को। प्राइस वेरिएंस पूछा था, 16,000 आंसर है। ठीक है, अब एक और देख लीजिए। यदि उत्पादन की 100 इकाइयों के लिए मानक समय 400 घंटे है, 2 रुपये प्रति घंटा है। बस मैं यहीं से बोलूँगा, आपको क्या करना है, पहले लिख लेना है। क्या सोच के गए थे कि 100 यूनिट बनाएंगे, क्योंकि आउटपुट मैटर्स। अगर आउटपुट का साइज बढ़ गया, स्केल बढ़ गया, तो आपकी रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी। आप सोच के गए थे कि 100 यूनिट बनाएंगे, आप ये सोच के गए थे 400 घंटे में काम हो जाएगा, और ये भी सोच के गए थे कि 2 रुपये प्रति घंटे में आदमी मिल जाएगा। वास्तव में क्या हुआ, वास्तव में लिया गया समय 380 घंटे है, पर वास्तव में लेबर ने कम समय लगाया, 380 घंटे ही लगाए, और वास्तव में आपको 2.25 रुपये के हिसाब से पेमेंट करना पड़ा। अब इन्होंने बताया नहीं कि वास्तव में प्रोडक्शन कितना हुआ, तो हम ये अज्यूम कर लेंगे कि उतना ही प्रोडक्शन हुआ जितना सोचा था। जब तक क्वेश्चन वाला नहीं छेड़े तो आप जबरदस्ती परेशान क्यों हो रहे हो? तो आप यही मान के चलो कि ये सोचा था और ये हो गया। अगेन मैं कहूँगा लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस आपके फेवर में है,
लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस आपके फेवर में है, क्योंकि कम समय में काम हो गया और वापस रेट वेरिएंस में एक बार फिर आपके साथ धोखा हुआ है। 2 रुपये की जगह आपको 2.25 रुपये में बंदा मिला है और इन्होंने हमसे पूछा है बताइए लेबर रेट वेरिएंस। आपको रेट वेरिएंस देखना है, तो स्टैंडर्ड रेट जो सोचा था, एक्चुअल रेट जो बंदा मिला, मल्टीप्लाई एक्चुअल आवर। हमने जो रेट सोचा था वो था 2, एक्चुअल में हमें बंदा मिला 2.25, तो हमें घाटा हुआ 25 पैसे का। और एक्चुअली हमने जो आवर्स पेमेंट किया है दैट इज 380 घंटे। क्योंकि अभी डर नहीं लगेगा एग्जाम में एच रखूँ कि एस एच रखूँ, वो प्रैक्टिस से आएगा। तो 0.25 इंटू 380, 380 का आधा 190, फिर आधा 95, तो 95 एडवर्स। तो कुल मिला के रेट वेरिएंस हमारे लिए एडवर्स है। रेट वेरिएंस से हमारे को 95 रुपये का घाटा हुआ है। और एक और बात बता दूं, अगर हम एफिशिएंसी को देखें तो एफिशिएंसी स्टैंडर्ड आवर कितने थे, एक्चुअल आवर कितने हैं। स्टैंडर्ड आवर 400 घंटे थे, एक्चुअल आवर 380 घंटे थे, तो हमने 20 घंटे सेव किए। और हमारी जो स्टैंडर्ड रेट फॉर पेमेंट है वो स्टैंडर्ड रेट है 2 रुपया। इसलिए ये सब क्या टेबल में बनाया हुआ रहता है, तो उठा उठा के लगाना आसान है। आपको यहाँ से 40 रुपये का फ़ायदा हुआ है। तो अगर ये लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस पूछता तो आपको 40 रुपये का फ़ायदा हुआ है। और अब लेबर कॉस्ट वेरिएंस इज इक्वल टू लेबर रेट वेरिएंस प्लस लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। आपके लिए रेट वेरिएंस 95 एडवर्स है। रेट वेरिएंस आपके लिए 95 एडवर्स है, जबकि एफिशिएंसी वेरिएंस आपके लिए 40 रुपये फेवरेबल है। तो कुल मिला के आप 55 रुपये एडवर्स गए हो, तो भी आपके 55 रुपये ज़्यादा लगे हैं। क्योंकि अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके 800 रुपये लगने चाहिए थे और आपके लग गए हैं 855 रुपये। इसको हम मल्टीप्लाई कर लेना, 380 का दुगना 760 और 760 और 95 रुपये। आपके 800 के मुकाबले 855 रुपये लग गए हैं। 55 रुपये का घाटा हुआ है। 55 का घाटा इस वजह से और इस वजह का संयुक्त प्रभाव है कि सर अभी का आंसर क्या था, हम तो भूल ही गए। तो हमारा रेट वेरिएंस था 95 रुपी एडवर्स। ठीक है जी, कैलकुलेशन लिखी हुई है और देख लो। अगला क्वेश्चन कहता है प्रत्यक्ष श्रम लागत डेटा इस प्रकार है। काम किए गए वास्तविक घंटे 30,000, मतलब हमारे लेबर्स है, एक होगा बहुत सारे होंगे, उन्होंने 30,000 घंटे काम किया। और वास्तव में जो हमारी श्रम लागत आई, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट आई, वो 2,40,000 आई। मैं आपको बता सकता हूँ ये 8 रुपये प्रति घंटे के हिसाब से आई। 2,40,000 में मैंने आवर्स का भाग लगा दिया, तो 8 रुपये की रेट ये एक्चुअल है। और प्रत्यक्ष श्रम दर विचरण, इन्होंने यहाँ पे आपको लेबर का रेट वेरिएंस दे रखा है और ये आपके लिए 22,500 नेगेटिव गया है। लेबर रेट वेरिएंस 22,500 नेगेटिव गया है। और वहीं आपको लेबर की एफिशिएंसी वेरिएंस दे रखा है, वो भी आपका 20,800 माइनस गया है। तो फिर तो, लेकिन इन्होंने पूछा है कि बताइए स्टैंडर्ड लेबर आवर रेट क्या है। तो अब मेरे तो समझ में नहीं आया यार, ये इन्होंने कैसे क्या निकाल दिया, क्या था। तो सारी चीज़ें देखो फॉर्मूले में ही छुपी हुई होती है। आप पहले तो देख लीजिए, कोशिश कीजिए स्टैंडर्ड और एक्चुअल इस तरह से आप बना लीजिए। हमने, अच्छा स्टैंडर्ड आपको पता भी नहीं है, एक्चुअली आपको ये पता है कि 30,000 घंटे काम हुआ। ये पता है कि 8 रुपये के हिसाब से जो भी हुआ 8 रुपये के हिसाब से हुआ और 2,40,000 रुपये लगा। ये आपको स्टैंडर्ड कॉस्ट या स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट पता है। यहाँ पे कितने घंटे में काम होना था ये नहीं पता, और ये भी नहीं पता कि क्या रेट लगी। लेकिन मैं आपको कह सकता हूँ कि ये नतीजा नेगेटिव, ये नतीजा नेगेटिव, तो कुल मिला के 22, 20, 42, 43,300 रुपये नेगेटिव आपके साथ हुआ है। इसका मतलब मैं आपको ये बात तो बता सकता हूँ कि आपने जो कॉस्ट सोची थी वो 43,300 कम थी। मतलब 240 हमारी लग गई है, ये एक हकीकत है। 240 ये एक्चुअल वाली दे रखी है, 240 लगी है, ये एक्चुअल है। और हम ये लग के दुखी हो गए, अरे भाई 43,300 फालतू लग गए। तो यहाँ आपके हिसाब से 1,56,700 रुपये में काम हो जाना चाहिए था। तो आपसे ये भी पूछ सकता है, यहाँ इस चैप्टर में बहुत मैथ्स इन्वॉल्व है, वो बेसिक चेक कर लेगा आपको कि आपको ये चीज़ आती है कि नहीं आती है। अब सपोज मुझे इन्होंने रेट का क्वेश्चन पूछा है
तो मैंने कहा चलो रेट वाले तरीके से जाके देखते हैं। अब मुझे ये पता है लेबर रेट वेरिएंस, स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट मल्टीप्लाई एक्चुअल आवर्स। इस फॉर्मूले के अंदर 1 2 3 4 चीज़ें हैं, 4 में से 3 पता होगी तो चौथी कोई सी भी मिसिंग मैं निकाल पाऊंगा। और बस मेरे को सवाल आ गया समझ में। रेट वेरिएंस है 22,500। स्टैंडर्ड रेट मैंने क्या सोची थी मुझे नहीं पता, पर एक्चुअल रेट जो मेरी लगी है वो मुझे पता है, साफ तो नहीं पर मैंने बना ली। और एक्चुअल आवर्स जो काम हुआ है वो 30,000 है। कि सर फिर अब कैसे सॉल्व करेंगे, हमें कोई इतनी मैथ्स आती है क्या? देख, ये के साथ इनटू से कनेक्ट है तो यहाँ पे आके वो अपॉन हो जाएगा। अगर ये प्लस के साथ कनेक्ट होता तो यहाँ के माइनस होता, माइनस होता तो प्लस होता, अपॉन होता तो मल्टीप्लाई होता, है ना? ऐसे होता है, प्लस का माइनस, मल्टीप्लाई का अपॉन। तो अब यहाँ पे ये 30,000 यहाँ आ जाएगा, समझो ये यहाँ आ गया। अब यहाँ से आप हटा दो। हाँ सर ऐसा होता है, अरे होता है यार, मैं कोई नई बात थोड़ा बता रहा हूँ, मैथ्स में पढ़ दी। 22,500 में 30 है सर, आप कैसे करेंगे? 2 जीरो काटने आते हैं, काट ले। फिर 25 का पहाड़ा 25 नम 225 माइनस 9 3 तरीका 9 3 चौक 12, तो ये हो गया बेटा 0.75 नेगेटिव। SR माइनस 8, मैं क्या बोला था? ये माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये यहाँ पे मैं लाके प्लस कर रहा हूँ, इसको यहाँ से काट रहा हूँ। तो 8 प्लस का 0.75 नेगेटिव, तो ये हो गया 7.25। यानी अब मुझे बात समझ में आ गई। ये आपसे कुछ भी पूछ सकता है, लेकिन इसने अगर आपसे पूछी है कि स्टैंडर्ड रेट हमने क्या सोची थी, तो हमने सोची थी 7.25 रुपया। 7.25 रुपया, 8 रुपये लग गया वो हमारी बदकिस्मती है, पर 7.25 रुपये हम सोच के गए थे। ऐसे आप कुछ भी मिसिंग फिगर निकाल सकते हो। ये क्वेश्चन सही में अच्छा बन पड़ा है कि सर बाकी बकवास से क्या, नहीं बाकी भी ज़रूरी थे, पर ये सही में इससे बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। अब कुछ थ्योरी पार्ट करते हैं, प्रैक्टिकल में थक गए होंगे। निम्नलिखित में से किस प्रकार के उद्योग में प्रायः प्रमाप लागत तकनीक का प्रयोग नहीं किया जाता? देखिए, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग वहाँ आप यूज़ करते हो जहाँ आप एक जैसी वस्तुएं एक जैसा प्रोसेस फॉलो करके लगातार बनाते चलते हो, तो फिर उसके लिए स्टैंडर्ड सेट किए जा सकते हैं, है ना? जैसे मैं अभी कॉलेज जाता हूँ तो मुझे रोज़ एक ही रास्ते से जाता हूँ अगर, तो मेरा एक अंदाज़ा है कि मुझे 20 मिनट पहुँचने में लगते हैं। फिर किसी ने एक्चुअली ट्रैफिक ज़्यादा होता है तो 22 मिनट लग जाते हैं। कभी सुबह सुबह जल्दी निकल जाता हूँ तो 15 मिनट में पहुँच जाता हूँ। मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जो काम बार बार लगातार होता है उसमें कंपैरिजन पॉसिबल हो। पर कभी मैं इस रास्ते से जाऊँ, कभी उस रास्ते से जाऊँ, कभी किसी सर को पिक करते हुए जाऊँ, कभी, तो फिर आप स्टैंडर्ड सेट नहीं कर सकते। अब यहाँ से आप देखिए, आप किस प्रकार की इंडस्ट्री में स्टैंडर्ड कॉस्टिंग यूज़ नहीं कर सकते। प्रोसेस इंडस्ट्री में आप यूज़ कर सकते हो क्योंकि बार बार सेम प्रोसेसेस होती हैं। आप सर्विस इंडस्ट्री में, जहाँ आपका एक कस्टमर आता है, हमने सर्विस कॉस्टिंग ऑपरेशन कॉस्टिंग के ऊपर पूरा वीडियो लिया है। इंजीनियरिंग एंड गुड्स इंडस्ट्री जहाँ यूनिट कॉस्टिंग यूज़ होती है, इन सब में आप स्टैंडर्ड कॉस्टिंग यूज़ कर सकते हो। लेकिन अगर काम ऐसा है जो नॉन रिपीटेटिव नेचर का है, जहाँ आप अलग अलग तरह के काम करते हो, जैसे जॉब कॉस्टिंग में जैसा काम आया वैसा काम किया, तो फिर आप स्टैंडर्ड सेट नहीं कर सकते। या कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में, तो जॉब कॉस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में, इन कंस्ट्रक्शन वर्क, इन कॉन्ट्रैक्ट वर्क, कॉन्ट्रैक्ट का ही छोटा रूप जॉब होता है, शिप बिल्डिंग, इस तरह के जहाँ आपको कस्टमर के हिसाब से या उसके कस्टमाइजेशन के हिसाब से जाना पड़ता हो, वहाँ पे आप स्टैंडर्ड कॉस्टिंग यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, ठीक है। मान लो एक मैं बात बताता हूँ, अगर आप ईंटें बनाते हो ना, ईंटें, तो आप स्टैंडर्ड कॉस्टिंग यूज़ करते हो क्योंकि आप एक जैसी ईंटें ही आपको बनानी है, तो कितनी ईंट में कितना समय लगेगा, कितना पैसा लगेगा, वो आप अंदाज़ा लगा सकते हो। लेकिन अगर आप पेंटिंग बनाते हो, आप पेंटर हो, तो क्या होगा, कभी कोई आ रहा है पेंटिंग करवाने, कभी कोई आ रहा है, तो फिर आप कितना समय लगेगा उसका एक अंदाज़ा नहीं लगा सकते। ठीक है, क्या होना चाहिए का अंदाज़ा नहीं होता है। निम्नलिखित में से प्रमाप लागत निर्धारण प्रविधि का उद्देश्य नहीं है कॉस्ट पे कंट्रोल स्टैब्लिश करना। आप स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से क्या हासिल करना चाहते हो? डेफिनेटली हम अपनी कॉस्ट को कंट्रोल करना चाहते हैं। कंट्रोल करना क्या होता है? जो सोचा है वैसा हो जाए। जैसे अभी कोई है ना, माँ बाप बोलते हैं ना, या बच्चा हमारे कंट्रोल में नहीं रहा, तो वो क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसा हम चाहते हैं बच्चा चले वैसा नहीं चल रहा। तो स्टैंडर्ड और एक्चुअल रियलिटी में फ़र्क है। तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के थ्रू हम कॉस्ट कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। हाँ, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से हम
रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्सिंग करते हैं, बिल्कुल हाँ। अगर भाई मटेरियल में गड़बड़, भाई आपकी कॉस्ट ज़्यादा आ गई और आपने सब 25 के स्टाफ को बुला दिया, सबको डांटना शुरू कर दिया, तो गलत है ना यार। गलती किसकी, भुगत सब रहे हैं। तो आपको कहीं ना रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करनी पड़ेगी कि भाई मटेरियल एंड पे चूक हुई या लेबर पे हुई, मटेरियल में हुई तो कहाँ हुई, तो उसको पकड़ो। आप सबको क्यों डांट रहे हो। बजटरी नियंत्रण को अधिक प्रभावी बनाना, बिल्कुल स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की प्री रिक्वायरमेंट है कि आपको बजटरी कंट्रोल में विश्वास करना पड़ेगा। आपको बजट सेट करने पड़ेंगे। बजट मतलब पहले से ऐसा होना चाहिए, सेट करना पड़ेगा। तो उसको आप मोर इफेक्टिव कर सकते हो। नेक्स्ट टाइम के लिए आप बेटर बजट बना सकते हो अगर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग यूज होगी तो। उत्पाद की लागत ज्ञात करना, नहीं ये होता है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में। स्टैंडर्ड कॉस्ट को एक्चुअल कॉस्ट से कंपेयर किया जाता है, पर एक्चुअल कॉस्ट अगर आपको कैलकुलेट करनी है तो उसके लिए तो कॉस्टिंग है, कॉस्ट असर्टेनमेंट है, लागत निर्धारण विधियां हैं। उसके लिए आपको स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की नीड होना है। तो प्रोडक्ट की, है ना, ये मिलते जुलते वर्ड है ना, जस्ट कंफ्यूज करने के लिए दिया है आपको। लेकिन प्रोडक्ट की कॉस्ट ज्ञात करना स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का मकसद नहीं होता है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का मकसद होता है कॉस्ट कंट्रोल स्टैब्लिश करना। जिसकी गलती है या फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है गलती है तो उसे डांटा जाए, और अगर बढ़िया काम किया है तो उसे क्रेडिट मिले। ऐसा नहीं काम अच्छा एक जना कर रहा है, वाह वाही सब लोग लूट रहे हैं। इसी तरह से बजटरी कंट्रोल को मोर इफेक्टिव बनाने के लिए भी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट एक बार के लिए मिलान कीजिए। हालांकि मैंने मिलान कीजिए कहा है, लेकिन आपको याद कराने के लिए सिंपल सिंपल सीधा सीधा मिला रखा है। अल्पकालीन प्रयोग हेतु बनाए गए प्रमाप, जो आप शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो बजट आप सेट करोगे उन्हें कहेंगे करंट स्टैंडर्ड्स। एग्जाम में टेढ़े मेढ़े मिला देना, वो तो टेढ़े मेढ़े बने हुए होंगे, मिला देना। अत्यंत अनुकूल परिस्थितियों में ही प्राप्त किए जा सकते हैं, किसी सामग्री श्रम क्षय को मान्यता नहीं दी जाती। मतलब जब हम बहुत ही आइडियलिस्टिक सोचते हैं, सब बढ़िया होगा, पेपर बिल्कुल बढ़िया आएगा, सिंपल रहेगा, मैं बिल्कुल टाइम पे पहुंचूंगा। होता है ना, कई लोग बड़े इतरा के बोलते हैं, अरे एयरपोर्ट के लिए मैं तो बस 10 मिनट पहले निकला। तो क्यों निकला पहले? रास्ते में ट्रैफिक मिल सकता था, गाड़ी पंचर हो सकती थी, कुछ भी और हो सकता था, तो टाइमली क्यों नहीं निकला? कई बच्चियाँ होते हैं 1 मिनट एग्जाम में लेट हो जाएंगे, फिर रोएंगे बुक्का फाड़ फाड़ के। क्यों रो रहे हो? टाइम पे पहले क्यों नहीं पहुंचे? एक दिन पहले क्यों नहीं चले गए? फिर बस का इंतजार, बस में धक्का, ये वो 100 नाटक करा लो। 2 साल की मेहनत खराब हो जाती है, 1 मिनट आप लेट पहुंचते हो। मैं तो कहता हूँ जो है वैसे ऐसे होते हैं, ऐसे अधिकतर बच्चे नौटंकी होते हैं। किसी की बात छोड़ दो, अधिकतर बच्चे नौटंकी होते हैं। टाइमली क्यों नहीं पहुंचते? एक दिन पहले जाके क्यों नहीं वहां रह जाते? 200 400 500 रुपये लगेंगे। जहाँ इतना तुम्हारा 1.5 साल का परिश्रम लग रहा है वो नहीं दिख रहा है। एक रात जो तुम्हें वहां रुकना पड़ेगा, एक दिन पहले एक अनजान जगह सेंटर आया तो एक दिन पहले क्यों नहीं देख के आ जाते? लेकिन बस वही है, तमाशे करने। कुशल, तो जो बहुत ही आइडियलिस्टिक सिचुएशन में आपने प्राप्त किए जा सकते हैं उन्हें हम कहते हैं आदर्श प्रमाप। या आदर्श प्रमाप इस तरह के सेट नहीं करने चाहिए, क्योंकि इससे अधिकतर टाइम ये हासिल नहीं हो पाते, तो बहुत ही फिर डिप्रेस हो जाते हैं बंदे जो आपके यहाँ काम करते हैं। कुशल संचालन में प्राप्त किए जा सकते हैं सामान्य क्षय और मशीन की सामान्य विफलता को ध्यान में रखता है। तो ऐसा स्टैंडर्ड जिसमें नॉर्मल लॉस ऑफ मटेरियल, नॉर्मल लॉस ऑफ लेबर को ध्यान रखा जाता है, अगर हम ढंग से चलें तो प्राप्त किए जा सकते हैं। अचीवेबल से हैं तो उनको हम कहते हैं एक्सपेक्टेड स्टैंडर्ड। इन्हीं को अपन कॉस्ट कंट्रोल में यूज़ करते हैं। क्वेश्चन पहले आ चुका है। लंबी अवधि के लिए बनाए जाते हैं और सांख्यिकीय सूचना का आधार बनते हैं, उनको बोलते हैं बेसिक स्टैंडर्ड्स। जो हम लॉन्ग टर्म के हिसाब से बनाते हैं, तो वो लॉन्ग टर्म के लिए हमारे लिए एक तरह से लैंप का काम करते हैं, दिशा दिखाने का काम करते हैं। और तो वो वाले होते हैं आपके बेसिक स्टैंडर्ड। तो ये समझो मैंने 1 को 1, 2 को 2, 3 को 3, 4 के 4, वो एग्जाम में याद आपको हो जाए इसलिए दिया है ये इस तरह से। एक और क्वेश्चन अभी ऐसा आएगा, जब वास्तविक लागत प्रमाप लागत से अधिक होती है। अब यहाँ पे क्या हुआ, आपकी एक्चुअल कॉस्ट क्या है, सोचे हुए से ज़्यादा आ गई, तो क्या क्रिएट होगा? एक्चुअल कॉस्ट ज़्यादा आ गई ना, तो प्रतिकूल विचरण क्रिएट होगा। प्रतिकूल विचरण बोलो या प्रतिकूल विचलन बोलो, ठीक है। इसमें आपका ये फॉर्मूला बनेगा, आपकी AC इज मोर देन स्टैंडर्ड कॉस्ट। और अगर जब वास्तव में लागत प्रमाप लागत से कम आती है, यानी एक्चुअल कॉस्ट कम आई, तो हमारे लिए मज़ा है। हम इतना सोच के गए थे इतने में काम होगा, कम में काम हो गया। प्रोडक्शन करने चले थे, कम में काम हो गया, तो फेवरेबल वेरिएंस होगा, अनुकूल वेरिएंस होगा। जब विचलन संस्था की आंतरिक नीतियों, निर्णयों या कार्य प्रणाली के कारण उत्पन्न होता है, तो उसे क्या कहते हैं?
उसे कंट्रोलेबल कहेंगे। मतलब कहें जो वेरिएंस होते हैं वो कई तरह के आधार पे होते हैं। रिजल्ट के आधार पे फेवरेबल अनफेवरेबल होता है, तो कंट्रोल के आधार पे होता है कंट्रोलेबल या अनकंट्रोलेबल। अगर हमने ही कहें टारगेट्स गलत सेट किए थे हमारे इंटरनल मैनेजमेंट में या इंटरनल इंस्पेक्शन में या इंटरनली प्रॉब्लम है, तो वो जो वेरिएंस है वो कंट्रोलेबल है, नेक्स्ट टाइम आप उसके ऊपर बेटर काम कर सकते हो, तो वो कंट्रोलेबल वेरिएंस कहलाएगा। जब संस्था की आंतरिक नीतियों में, संस्था के आंतरिक डिसीजन में या संस्था के आंतरिक प्रोसीजर में प्रॉब्लम हो। लेकिन कई बार क्या होता है, जैसे मटेरियल वेरिएंस हो गया, हमारी कोई गलती नहीं थी, पर मान लीजिए रूस यूक्रेन युद्ध हो गया, तेल के प्राइसेस को लेकर लफड़ा हो गया, कोई पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस हो गया, तो कई बार चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं होती है और इस वजह से अंतर आ जाता है। कोरोना के समय चीज़ें अस्त व्यस्त हुई थी और भी चीज़ें अस्त व्यस्त होती है, माल आ रहा था, बरसात बहुत तेज़ हो गई, आधा माल ख़राब हो गया, तो डिफरेंस आना ही आना है। तो वो आपका कहलाएगा अनकंट्रोलेबल वेरिएंस। तो जब विचलन, कौन सा मैच मैंने पढ़ा नहीं, जब विचलन बाहर की घटनाओं, सरकार की नीतियों, बाजार में अप डाउन की वजह से होता है, तो उसे क्या कहेंगे, अनकंट्रोलेबल, क्योंकि वो इन जनरल आपके बस की बात होती नहीं है। ये सारे को वापस डिटेल से लिख रखा है, पढ़ देना। अब यहाँ से मतलब टॉपिक स्टार्ट, तो क्या है, टॉपिक बहुत लंबा है। मैं ये जो कोशिश करता हूँ ना कि 1 सवा घंटे 1.5 घंटे की वीडियो में आपको दे दूँ आइडिया, पर मुझे पता है कि 5 घंटे 6 घंटे का थ्योरेटिकल वीडियो बच्चा देखे ना देखे, 1 सवा घंटे का ये MCQ वीडियो तो देख लेगा ये भाव के साथ। लेकिन लोगों में इतना भी पेशेंस नहीं है, जिसके अंदर इतनी नास्ती खेलती रील को देखने का समय नहीं है, वो फट से स्वाइप करता है, शायद 60 मिनट के अंदर 120 स्वाइप कर देता है, वो ज़्यादा कर देते होंगे। तो वो 1 सवा घंटा यहाँ दिमाग टिका, इतने देर में सोचा मैं 120 रील देख लेता, तो देख ले, उससे तेरा घर चल जाता तो चला ले। प्रतिकूल सामग्री उसका चल जाएगा जिसकी रील देख रहे हो। प्रतिकूल सामग्री मूल्य विचरण का संभावित कारण बताएं। पहले तो क्वेश्चन को ठहर के समझा करो, क्या पूछ रहा है। अगर सामग्री में भी कौन सा, मूल्य विचरण, मूल्य प्राइस के लिए वैसे सही शब्द कीमत होता है, मूल्य के लिए वैल्यू होता है, पर यहाँ पे चल जाता है। तो और वो रिजल्ट क्या गया है, प्रतिकूल गया है। अगर मान लो मटेरियल के प्राइस में आपके साथ धोखा हुआ है, चोट हुई है, तो ये कह रहा है कि उसका क्या रीजन हो सकता है। क्वेश्चन देखते हैं। बाजार में कच्चे माल के मूल्य में कमी होना। इस क्वेश्चन को आप दो तरीके से करते हो, या तो क्वेश्चन को ध्यान में रखते हो या फिर आप है ना ऑप्शंस पे ध्यान दो। मैं चलो सिंपल बताता हूँ, अब ऊपर मत पढ़ो, इधर सुनो। अगर बाजार में कच्चा मूल्य का माल कम हो गया तो मजा आ गया, तो ये फेवरेबल है। अब ऊपर मत पढ़ो। आपूर्तिकर्ता से ज्यादा मात्रा में खरीद पे छूट मिलना। अगर हमने सप्लायर से ज्यादा माल मंगाया, हमको डिस्काउंट मिला, तो क्या होगा, फायदा होगा मतलब हमारी एक्चुअल कॉस्ट कम आएगी। सस्ते एवं वैकल्पिक आपूर्तिकर्ताओं से सामग्री खरीदना, यानी अगर आपको दूसरा कोई बायर मिल गया, ऑल्टरनेटिव, उस चीज़ का कोई ऑल्टरनेटिव मिल गया, वैसी नहीं वैसी चीज़ से बन गया, तो भी आपको फ़ायदा होगा। क्रय विभाग की लापरवाही। अगर परचेज विभाग समझो मेहनत नहीं करेगा, अच्छे डिफरेंट सोर्सेज पता करने की कोशिश नहीं करेगा, जहाँ से मिला अरे इससे मंगा ले यार, अपना मिलने वाला है मंगा ले इससे ही, तो यह हरामखोरी है, रिश्वत है, जो भी है। अगर ऐसा होता है तो ये आपको एडवर्स है। तो मुझे वैसे भी पता लग गया कि इसमें ये तीन तो एक तरफ जाते हैं, तो आंसर ये है। फिर भी अब मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ। एडवर्स मटेरियल प्राइस वेरिएंस का संभावित कारण बताइए कि क्यों प्राइस के मामले में आपसे चोट हुई। तो क्रय विभाग की लापरवाही, केयरलेसनेस ऑफ द परचेजिंग डिपार्टमेंट मे बी द रीजन ऑफ मटेरियल प्राइस वेरिएंस गोइंग एडवर्स। ठीक है, काफी सारे क्वेश्चन है, इससे आपको चैप्टर की और थोड़ी समझ क्लियर होगी। प्रतिकूल सामग्री मूल्य विचरण का कौन सा कारण नहीं है। क्वेश्चन में है, नहीं है, प्रतिकूल, अनुकूल, घुमा के रख देगा तो मैं चक्कर आ जाएंगे, इसलिए आराम से पढ़ो। बाजार में कच्चे माल के मूल्य में वृद्धि होना। अगर बाजार में कच्चा माल महंगा हो गया, हालांकि अनकंट्रोलेबल है, लेकिन ये चीज अपने को दर्द देगी, ये आपका एडवर्स का रीजन बनेगा। सामग्री की तत्काल आवश्यकता होने के कारण महंगी कीमत पे खरीदना पड़ गया, मतलब शॉर्टेज हो गई, तुरंत बाजार से मंगाना पड़ गया, इसलिए सस्ता वाला मिल नहीं पाया, चोट हो गई, एडवर्स। आपूर्तिकर्ता द्वारा दी जाने वाली छूट में कमी करना या छूट ना मिलना। जो डिस्काउंट हम मुझसे एक्सपेक्ट कर रहे थे उसने दिया ही नहीं, भाई साहब नहीं है डिस्काउंट, ये भी आपको दुख देगा, एडवर्स। सस्ते एवं वैकल्पिक आपूर्तिकर्ता से सामग्री मिलना, ये है फायदे की चीज। पता लग गया इनमें से क्या अलग है, ये अलग है।
ऑड वन आउट के कॉन्सेप्ट बिठा लो दिमाग में, प्रैक्टिस से बहुत आते हैं। एक ही तरह के क्वेश्चन है, कई बार बच्चा होता है मेरे को मैसेज करता रहता है, और सर ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं। अरे यार, एक ही क्वेश्चन को घुमाने के लिए 100 तरीके से क्वेश्चन घुमा सकता है। तुम उसके उसके दिमाग का पार पाओगे क्या, जो 25 साल 30 साल से पढ़ाई कर रहा है या पढ़ चुका है। पेपर सेटर अधिकतर साले रिटायर होने के बाद भी पेपर बनाते रहते हैं, तो 30-35 साल पहले वो 10-20 साल अपनी स्टूडेंट लाइफ में पढ़े, फिर 30 साल से पढ़ा क्या है, तुम्हारे जैसे हजारों उन्होंने निकाल दिए, और तुम सोचते हो सर आजकल ऐसा बना रहा है, तो आप गेस कर लोगे। मैं कहना चाह रहा हूँ नया पैटर्न फॉलो करो, ब्लाइंड मत बनो, प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस जितनी करते जाओगे अपने आप तुम्हें खेलना आ जाएगा, है ना। 100 तरह के बॉलर्स को खेल लोगे, 100 तरह के पिचेस पे खेल लोगे, तो फिर तुम्हें खुद भी खेलना आ जाएगा। सर बॉलर ने ऐसी बॉल, फिर कई लोग तो ऐसे पागल हो ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, तो ऐसा क्वेश्चन आ गया तो ठीक, लाइक कि बॉलर ने ऐसी बॉल फेंक दी तो फेंक दी, तैयार होके जा, लगा के जा, गार्ड्स आर्म्स वगैरह लगा के जा, उसमें करेगा क्या। फेंक दी अगले की मर्जी है, एग्जामिनर उठा के कुछ भी फेंक दे, रोता रहे डरता रहे, मैदान में उतरना ही छोड़ दे, बल्ला ही मत लेके जा, डर के मारे दुबक के बैठ जा। अरे ठीक है ना, प्रैक्टिस करो, नेट प्रैक्टिस करो, मैचेस खेलो, हारो जीतोगे, अपने आप कॉन्फिडेंस आएगा। कर करके ही कॉन्फिडेंस आता है, करत विद्या होती है। अपने तो अकाउंट्स वगैरह में तो अभ्यास करत विद्या है, करने से आती है। क्या था, तो अब इसने बोला इनमें से एडवर्स का कौन सा रीजन नहीं है, तो ये सब एडवर्स ले जाएंगे आपको, ये सारे रीजन आपको गड्ढे में धकेल देंगे। ये रीजन आपको एडवर्स रिजल्ट नहीं देगा, इनफैक्ट फेवरेबल रिजल्ट देगा। तो घुमा के क्वेश्चन है नहीं है के टोन में पूछा है, तो इसका आंसर डी होगा। ठीक है, और देखे जाओ, सामग्री उपयोग विचरण, मटेरियल यूसेज वेरिएंस के प्रतिकूल होने का निम्न कारण नहीं है। एक तरह से ये हो गया। अब आप इसमें से प्रतिकूल से नहीं शब्द काट दो, तो बना कि सामग्री उपयोग विचरण के अनुकूल होने का क्या कारण है, या तो क्वेश्चन यूं बना लो, नहीं आता है समझ में तो छोड़ दो। आप देखो, अगर आप घटिया या दोषयुक्त सामग्री का प्रयोग करोगे, अगर सब स्टैंडर्ड या लो स्टैंडर्ड वाला माल यूज करोगे, तो आपका यूसेज वेरिएंस एडवर्स जाएगा, नतीजे आपको दुख देंगे अगर आप घटिया सामग्री का यूज करोगे। तो अगर संयंत्र और मशीन खराब हो गया तो वो ज़्यादा माल खाने लग जाएगा, तो आपका यूसेज वेरिएंस बिगड़ जाएगा। अगर उत्पादन प्रक्रिया में निरंतर सुधार करते रहोगे तो ये फायदे की चीज़ है। अगर आप प्रोडक्शन प्रोसेस में तरीकों में सुधार करोगे तो फायदे की चीज़ है। अगर आप सामग्री के उपयोग में लापरवाही बरतोगे तो ऑब्वियस ही बात है ज़्यादा माल लगेगा, तो ये आपको एडवर्स करेगा। तो ये तीनों एडवर्स करेगा, ये आपको फायदा करेगा, है ना बेटा। उत्पादन प्रक्रिया में निरंतर सुधार आपको फायदा करेगा। तो मटेरियल यूसेज वेरिएंस के एडवर्स होने का निम्न कारण नहीं है, तो ये एडवर्स है, ये एडवर्स है, ये एडवर्स है, तो दिस इज, है ना, ऑड वन आउट अप्रोच से क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व। है नहीं है कि बीमारी अगर है तो मतलब किसी को समझने में दिक्कत आती है तो बहुत समय ले लेते हैं ऐसे क्वेश्चन, अगर अपन ने कोई ट्रिक नहीं अपनाई तो। ये ट्रिक भी नहीं है, ये तो कॉन्सेप्ट से ही किया अपन ने। आगे है, डैश डैश सामग्री उपयोग विचरण का वह भाग है जो कि प्रमाप उत्पादन तथा वास्तविक उत्पादन में अंतर की वजह से होता है। कई बार हम जो सोचते हैं वो होता है एस वाई, जो हम सोचते हैं, और जो रियल में होता है वो होता है ए वाई। और एस वाई और ए वाई का जो अंतर है वो बनता है आपका यील्ड वेरिएंस। जैसे आपने सोचा कि आप 60 लीटर, जैसे अपने वही एग्जांपल लें, 60 लीटर दूध मिलाएंगे, 40 लीटर पानी मिलाएंगे, और ऐसा करके 100 लीटर मिक्सिंग करेंगे, और 100 लीटर में 20% चलो वो वाष्प बन के उड़ जाएगा। तो हमने सोचा कि भाई 80 लीटर चाय बन जाएगी मस्त वाली। बाद में आपने बदमाशी करी और आपने मान लीजिए यहाँ देख लेते हैं, आपने 700 लीटर मिल्क मिलाया, बदमाशी तो गया, अच्छा किया मान लीजिए, और 300 लीटर वाटर मिलाया, 1000 लीटर, है ना, 1000 लीटर की मिक्सिंग करी, और आपने मान लीजिए 900 लीटर टी प्रोड्यूस कर दी। तो अब अगर यूं देखो, अगर 100 इनपुट से हम जो आउटपुट एक्सपेक्ट कर रहे थे वो था 80,
तो 1000 इनपुट यानी 10 टाइम्स, 10 टाइम्स से हमारा आउटपुट होना चाहिए 800, और आउटपुट 800 होना चाहिए, इसे बोलेंगे स्टैंडर्ड यील्ड। और लेकिन आउटपुट 900 हो गया, इसे बोलेंगे एक्चुअल यील्ड। तो यील्ड वेरिएंस क्या हुआ है, आपके फेवर में गया है। तो आप देखेंगे, देखिए यहाँ से शुरू करते हैं। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का रीज़न होता है मटेरियल प्राइस वेरिएंस और मटेरियल यूसेज वेरिएंस। और मटेरियल यूसेज वेरिएंस का सब रीज़न होते हैं मटेरियल मिक्स वेरिएंस एंड मटेरियल यील्ड वेरिएंस। तो कहते हैं कि मटेरियल यील्ड वेरिएंस मटेरियल यूसेज वेरिएंस का वो भाग है जो स्टैंडर्ड आउटपुट और एक्चुअल आउटपुट की डिफरेंस की वजह से क्रिएट होता है। मेरे लिए थोड़ा आसान है क्योंकि मैं चैप्टर अभी तैयार करके आया हूँ, तो फटाफट बोल पा रहा हूँ, आपको थोड़ा समय लगेगा, बट एंड ऑफ द डे प्रैक्टिस। तो मटेरियल यील्ड वेरिएंस जो है वो मटेरियल यूसेज वेरिएंस का वो भाग है जो कि स्टैंडर्ड आउटपुट और एक्चुअल आउटपुट के अंतर की वजह से उत्पन्न होता है। इसका आपका आंसर ए हो गया। ठीक है बेटा, ए आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है श्रम दर विचरण अनुकूल होने का संभावित कारण निम्न में से नहीं है नहीं है, पढ़ते हैं। कम दर वाले श्रमिकों का अधिक प्रयोग करोगे। अगर आपको सस्ती लेबर मिल गई तो आपको फायदा होगा। मजदूरी दर में कमी हो गई तो भी आपको फायदा होगा। ओवर टाइम या आधी समय हेतु भुगतान करोगे तो आपको नुकसान होगा, क्योंकि अगर आप उनसे ओवर टाइम कराते हो तो जनरली आपको डबल रेट से पैसा देना पड़ेगा, वहाँ आपकी रेट खराब हो जाएगी, तो ये फिर रेट वेरिएंस के आपके अगेंस्ट जाएगा। और अगर आपको श्रमिक बेहतर रूप उपलब्ध है, मतलब सप्लाई ज़्यादा है तो आप उनके साथ मोल भाव कर पाओगे। वो 250 मांगेगा, मैंने कहा रहने दे, तू 220 में तू आ जा, तो यहाँ पे भी आपको फ़ायदा होगा। तो ये 3 चीज़ें आपको लेबर रेट वेरिएंस में फ़ायदा करेंगी, आपके फेवर में होंगी। लेकिन क्वेश्चन ये था कि लेबर रेट वेरिएंस अनुकूल होने का कौन सा कारण नहीं है। इस वजह से आपका अनुकूलता नहीं आएगी, इस वजह से उल्टा प्रतिकूलता आएगी। ठीक है, जो मेरा मकसद है आप वो समझ रहे होंगे। ये चैप्टर कहाँ जाता है कि पहले वेरिएंस कैलकुलेट होता है और फिर उसके रीजंस देखे जाते हैं कि ये वेरिएंस क्यों आया, तो फिर उसके बाद देखते हैं कि वो कंट्रोलेबल रीज़न है या अनकंट्रोलेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि श्रम दर विचरण के अनुकूल होने का कौन सा कारण हो सकता है। अगर आप महंगे एवं कुशल श्रमिकों का अधिक प्रयोग करोगे, अगर आप महंगे मतलब वो कुशल हैं पर अगर वो महंगे हैं तो रेट वेरिएंस आपको नुकसान करेगा। ये कंफ्यूजिंग लग सकता है क्योंकि इसमें महंगे शब्द भी आ रहा है, कुशल शब्द भी आ रहा है। कुशलता से आपका यील्ड वेरिएंस इंप्रूव होगा, पर महंगा होने की वजह से आपका रेट वेरिएंस डिस्टर्ब होगा। क्वेश्चन रेट वेरिएंस के कॉन्टेक्स्ट में है तो इसलिए ये एडवर्स करेगा। अगर मजदूरी दर में वृद्धि होगी तो ये भी आपकी रेट को एडवर्सली अफेक्ट करेगा। कम दर वाले श्रमिकों का अधिक प्रयोग करोगे तो ये आपको रेट वाइज फायदा करेगा। हो सकता है फिर आपका प्रोडक्शन कम करके आपके बैंड बजा दे, लेकिन कम दर वाले श्रमिकों का अधिक प्रयोग करने से आपका रेट वेरिएंस तो फेवरेबल हो जाएगा। और अगर आप ओवर टाइम का ज़्यादा पेमेंट करोगे तो फिर आपके लिए नतीजे एडवर्स होंगे। तो क्वेश्चन ये पूछा कि लेबर रेट वेरिएंस के फेवरेबल होने का कौन सा कारण हो सकता है, तो फेवरेबल होने का ये कारण हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट श्रम कार्यहीन समय विचरण लेबर आइडल टाइम वेरिएंस निम्नलिखित कारण से हो सकता है। देखिए, आपने कॉस्टिंग के अंदर आइडल टाइम पढ़ा है। आइडल टाइम का मतलब जब काम नहीं होता है, हम पेमेंट करते हैं लेकिन काम नहीं होता है, प्रोडक्शन नहीं होता है, तो उसको आइडल टाइम बोलते हैं। आइडल टाइम नॉर्मल रीज़न से भी हो सकता है, जैसे लेबर फैक्ट्री में आता है तो फैक्ट्री में आने से लेके मशीन तक पहुंचने तक जो उसका समय ख़राब होता है वो नॉर्मल आइडल टाइम है, आप उसका कुछ नहीं कर सकते। दिन में 2 बार वो वॉशरूम जाएगा, 1 बार लंच ब्रेक लेगा, 1 बार या 2 बार टी ब्रेक लेगा, इसका आप कुछ नहीं कर सकते। वो यूनिफॉर्म चेंज करेगा, अटेंडेंस रजिस्टर में साइन करेगा या बायोमेट्रिक करेगा, इन सब में आपका समय जाएगा। ये नॉर्मल आइडल टाइम वेरिएंस है। हम इस टॉपिक में बात कर रहे हैं एबनॉर्मल आइडल टाइम वेरिएंस की। तो अगर मशीन या प्लांट खराब होने की वजह से लेबर फालतू बैठे तो ऐसा हो सकता है। तो यस, दिस इज द रीजन ऑफ एबनॉर्मल आइडल टाइम। पर मैं अगर एबनॉर्मल ना भी लिखूँ तो समझ जाना कि एबनॉर्मल आइडल टाइम की बात चल रही है। अगर लाइट ही चली गई तो लेबर बोलेगा सर मैं क्या करूँगा, अब मैं तो आ गया, मुझे तो पेमेंट दो, तो उसको तो पेमेंट देना पड़ेगा। तो ये भी आइडल टाइम का रीज़न हो सकता है। कच्चे माल की कमी, मान लीजिए कच्चे माल पे ही तो प्रोसेसिंग करेगा, उसे ही तो फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करेगा, पर रॉ मटेरियल ही नहीं आया तो फिर क्या होगा, वो बैठ जाएगा चुपचाप, तो टाइम ख़राब होगा। अगर हड़ताल या तालाबंदी हो गई, हमारी मांगे पूरी करो, तो फिर भैया
वो हो सकता है कि आ गया, मतलब वो फैक्ट्री में आ गया पर उसने काम नहीं किया। इस पे अभी अपन नहीं जा रहे कि सर फिर हम उसको पेमेंट क्यों करेंगे। कई बार ऐसा होता है मजबूरी में कि वो अपना विरोध जताते हैं, विरोध जताने के लिए पेन डाउन करके बैठ जाते हैं या आलती पालती मार के बैठ जाते हैं, काम नहीं करेंगे, तनख्वाह तो लगेगी, तो वो आइडल टाइम है। तो ये सारे रीज़न, दीज आर ऑल द प्रोबेबल रीज़न फॉर लेबर आइडल टाइम वेरिएंस कि क्यों आपका एबनॉर्मली समय खराब हो सकता है। दो तीन क्वेश्चन और। श्रम कार्यहीन समय वितरण होता है सदैव अनुकूल या सदैव प्रतिकूल? ये सदैव प्रतिकूल होता है। सारे वेरिएंसेस फेवरेबल भी हो सकते हैं, जैसे मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस फेवरेबल भी हो सकता है, एडवर्स भी हो सकता है, प्राइस वेरिएंस, रेट वेरिएंस, सारे फेवरेबल एडवर्स हो सकते हैं, लेकिन लेबर आइडल टाइम वेरिएंस हमेशा एडवर्स होता है। अगर आपने सोचा था कि फैक्ट्री में 24,000 घंटे काम होना चाहिए और इसके आइडल टाइम जाने की वजह से 23,000 घंटे ही काम हुआ, तो ये 1,000 घंटे का नुकसान ही है, इसमें फ़ायदा जैसा तो कुछ है ही नहीं। तो ये हमेशा प्रतिकूल होता है, ऑलवेज एडवर्स। ठीक है, नेक्स्ट। जब श्रमिकों की संरचना में उनके कंपोजिशन या कहें मिक्स में परिवर्तन किया जाता है, जैसे पुरुष श्रमिकों की संख्या कम करके महिला श्रमिकों की संख्या बढ़ाना या अकुशल श्रमिकों के स्थान पर कुशल श्रमिकों की संख्या बढ़ाना, तो फिर वहाँ पे आपका लेबर मिक्स वेरिएंस होगा। अब कई बार क्या होता है, पहले में लिखा होता है मटेरियल मिक्स वेरिएंस, तो मिक्स वर्ड देखते मिक्स लगा दिया, मिक्स नहीं, किस में गड़बड़ करिए। पहले एक क्वेश्चन आया था तब अपन ने मटेरियल की मिक्सिंग में गड़बड़ की थी, अभी हमने लेबर की कॉम्पोजिशन में चेंज कर दिया, मेल की जगह फीमेल लगा दी, फीमेल की जगह बच्चा लगा दिया, कुशल की जगह अर्धकुशल लगा दिया, कुछ भी गड़बड़ किया तो जो बनेगा वो है लेबर मिक्स वेरिएंस। लेकिन इसका नतीजा फिर आपको लेबर एफिशिएंसी भी देखने को मिलेगा। ठीक है, ओके। तो अभी के लिए लास्ट क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के निम्नलिखित में से कौन सी एक सीमा या कठिनाई है? तो अब अपन ने ये पढ़ा तो ऐसा लग रहा है कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग कोई जादू का मंत्र है, कोई जादू की छड़ी है कि सब चंगा सी सब बढ़िया हो जाएगा या कर देगा ये। लेकिन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के भी कुछ चैलेंजेस हैं, कुछ लिमिटेशंस हैं। औद्योगिक प्रयोग या अनुसंधान की आवश्यकता, आप स्टैंडर्ड्स यूं ही सेट नहीं कर देते, आपको बहुत रिसर्च करना पड़ता है कि किस काम में कितना घंटा लगेगा, इसके लिए रिसर्च करना पड़ेगा। कौन सा माल कैसे बनना चाहिए, रिसर्च लगेगा। इसके लिए बजटरी कंट्रोल की रिक्वायरमेंट होती है, प्री रिक्वायरमेंट होती है, इसके लिए एक्सपर्ट्स की ज़रूरत पड़ती है, बिल्कुल ये सारी की सारी। और एक और रीज़न है, ये खर्चीला भी है, एक आया नहीं इसके अंदर, ये एक खर्चीला प्रोसेस है, एक्सपेंसिव चीज़ है। हो सकता है इस लॉन्ग टर्म में आपको फ़ायदे मिले, लेकिन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के कुछ सीमाएं भी हैं, कुछ नुकसान भी हैं। चलिए पढ़ाई करते रहना।